इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग परेशान मत हो, लेक्चर चल रहा है। मैं कहूँगा 10 दिन मेरा लेक्चर डिले होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ मेरा 15 दिन भी लेक्चर अगर डिले होगा तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट ये है कि हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैं जल्दबाजी में कोई भी टॉपिक होगा क्या कि अगर जल्दबाजी में मैंने कोई भी टॉपिक अगर खींचने की कोशिश की, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा वो आपको 6 महीने के बाद में दिखेगा, 8 महीने के बाद में दिखेगा कि अगर कोई भी कॉन्सेप्ट रह गया आपका, वो कभी क्लियर नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जैसे रिलेशनल अलजेब्रा में कॉन्सेप्ट होता है डिवीजन का। अगर डिवीजन में खींच के पढ़ा दूंगा तो डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट आपका जिंदगी में कभी क्लियर नहीं होगा। चाहे आप 6 महीने के बाद में कर लो, 8 महीने के बाद में कर लो, या आप कहीं से भी जाके पढ़ लो, चाहे यूट्यूब से पढ़ लो, चाहे कहीं से भी पढ़ लो, आपका डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। नहीं मतलब नहीं। तो मुझे थोड़ा-सा ठीक है क्लास में आओ, क्लास में बैठो, क्लास में पढ़ो अच्छे से। मेरा मन था कि मैं प्रैक्टिस शीट दूँ, लेकिन अब वो मैंडेटरी तो नहीं है। एज़ आई टोल्ड यू कि इफ आई एम हैप्पी आई विल गिव यू, इफ आई एम नॉट हैप्पी मैंडेटरी नहीं, मैंडेटरी डीपीपी एंड वीकली टेस्ट है जो बराबर जा रहा है। डीपीपी आज आपको जो है वो मिल जाएगा। डीपीपी 2 मतलब रिलेशनल अलजेब्रा का। अच्छा डीपीपी है उसमें, तो ऐसा परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप कर सकते हो वो चीज़। ठीक है? चलो, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं, वापस से एसक्यूएल के बारे में बात करते हैं। मैं थोड़ा-सा रिवीजन करवा देता हूँ और फिर हम लोग चलेंगे और फिर पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब हर एक टॉपिक जो है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका रिलेशनल अलजेब्रा होगा, क्योंकि मैंने रिलेशनल अलजेब्रा में काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। उसका रीज़न यही था कि मैं सोचा था कि रिलेशनल जैसे टोटल 10 लेक्चर क्वेरीज़ के लिए अलॉट है, तो 10 लेक्चर में से मैंने ये सोचा था कि 8 लेक्चर में रिलेशनल या फिर 6 से 7 लेक्चर रिलेशनल अलजेब्रा को दूँगा, बाकी का 2 लेक्चर में एसक्यूएल आपका हो जाता है। क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका ईज़ी होता है, प्रोसीजर आपको समझ में आता है, एसक्यूएल में सिर्फ सिंटैक्स चिपकाना होता है। सिंटैक्स अगर आता है, कॉन्सेप्चुअली अगर आप स्ट्रॉन्ग हो तो आप सिर्फ एसक्यूएल का सिंटैक्स चिपका सकते हो। या अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि भाई नेचुरल जॉइन कैसे यूज़ करते हैं एसक्यूएल में, माइनस कैसे यूज़ करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे यूज़ करते हैं, अगर ये सिंटैक्स मैं आपको एक ही लेक्चर में बता दूँगा तो भी एक ही लेक्चर में हो जाएगा। लेकिन मैं भगा के नहीं पढ़ाना चाहता हूँ। मेरा एक बहुत ही बेसिक सा फंडा है। मेरा लेक्चर 10 दिन 15 दिन डिले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कवर कर लूँगा उसको, मैं और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग ये जो कमेंट करते हैं कि सर ऐसे पढ़ते रहेंगे तो 6 महीने हो जाएँगे, ऐसे पढ़ते रहेंगे तो 8 महीने हो जाएँगे, होने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? इस क्लास का बॉस मैं हूँ, मैं जैसे क्लास ड्राइव करूँगा वैसे ही क्लास चलेगी। आपको पसंद आ रहा पढ़िए, आपको नहीं पसंद आ रहा कहीं और से पढ़िए। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है? आके मेरे क्लास में कमेंट करना कि ये चीज़ है, वो चीज़ है व्हिच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फ्रॉम माय साइड। इट्स अ वेरी सिंपल वन। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये बैच में 35 बैच मर्ज है। 35 बैच मर्ज होने का मतलब ये होता है कि मुझे हर एक बैच को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बैच भी नाखुश हुआ तो मैं अपने आप को टीचिंग कैसे जस्टिफाई करूंगा। मुझे एट द एंड रात को सोने के टाइम पे ये तो जस्टिफाई करना पड़ता है ना, अपने आप को रोज ये बोलना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि टीचिंग इज वेरी इजी? नो, टीचिंग इज नॉट वेरी इजी। ठीक है? जस्टिस करनी पड़ती है रोज, हर एक दिन जस्टिस करनी पड़ती है, हर एक क्लास में जस्टिस करनी पड़ती है, हर एक कॉन्सेप्ट में जस्टिस करना पड़ता है, हर एक स्लाइड में जस्टिस करना पड़ता है, हर एक मिनट में जस्टिस करना पड़ता है। मेरा दिल बैठ जाता है अगर कोई बच्चा लिख देता है कि सर मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो मैं चाहता हूँ कि उसको मैं एक बार और रिपीट कर दूं, शायद 5 मिनट और लगेगा। लेकिन आप लोग क्या है ना कि आप लोग फायदा उठाना चालू कर दिए हो, अननेसेसरी के डाउट्स, अननेसेसरी की रिपीटेशन करवा रहे हो। आपको ये लग रहा है कि अच्छा ये बंदा रिपीट कर रहा है तो इससे मैं कुछ भी रिपीट करवा सकता हूँ। आप बेसिकली स्पून फीडिंग वाला चाहते हो कि भाई ये मेरे को स्पून फीडिंग करे। मेरे को बहुत सारी और भी बातें बतानी होती है क्लास में कि आप लोगों को गेट कैसे पढ़ना होता है, टाइम कैसे स्पेंड करना होता है, लेकिन वो सारी चीजें रह जाती हैं। एट द एंड मेरा क्या गेम हो जाता है, सिर्फ यही कि मैं रिपीट करते बैठ रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। अब ये क्लास, अब बिलीव करो, पता नहीं आप लोग शायद पहली बार गेट पढ़ रहे हो, लेकिन जो गेट एक्चुअल में पढ़ते हैं, जो बच्चे जिस तरीके से गेट पढ़ते हैं, वो जो है वो मेरी क्लास में उनको कभी डाउट ही नहीं आता है, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि अगर मैंने कोई चीज पढ़ाई है तो आपको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि यार अच्छा ये आपको खुद की उसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी। अब मैंने अगर कोई फॉर्मूला दिया, मैंने क्लास में डिस्कशन किया, उसका फॉर्मूला मिनिमम और मैक्सिमम का बताया, तो आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अच्छा ठीक है मैं भी ट्राई करता हूँ विद द हेल्प ऑफ टेकिंग सम एग्जांपल। आपको लग रहा है कि स्पून फीडिंग वाला होगा तो गेट आपसे नहीं निकलेगा, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। गेट नहीं निकलेगा इसका मतलब इतना मैं रश या फिर रूड वे में नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोग जो है वो इट विल बिकम वेरी टफ फॉर यू। ठीक है? तो अगर आप लोग गेट पढ़ना चाहते हो, अच्छे से पढ़ना चाहते हो, सब कुछ सीखना चाहते हो, तो आपको खुद से भी थोड़ी एनालिसिस करनी पड़ेगी। चलो, बिना टाइम स्पेंड किए आज के टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले बार बताया था, ठीक है? पिछले बार मैंने आप लोगों को बताया था कि एसक्यूएल जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, फिर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। पहला जो टॉपिक है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। किसका स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं? टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। टेबल को कैसे लिखा जाता है, बेसिकली एक फ्रेमवर्क यूज होता है टेबल को बनाने के लिए। अच्छा, अलग अलग तरीके के डाउट होते हैं आपके। अब जैसे मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, तो जैसे मैंने अभी ये चीज पढ़ाई, तो आप लोग बोलते हो कि नहीं सर मेरे को अभी एग्जांपल दे दो, क्रिएट टेबल का क्या होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लोगों को एग्जांपल मिलेगा पर थोड़े टाइम के बाद में मिल जाएगा। ठीक है? तो थोड़ा पेशेंस नहीं है आप लोगों के पास में, बस आप लोग बस चलाना चालू कर देते हो। आप भी बताओ, ये बताओ, वो बताओ, सर मेरा ये आया, पढ़ो चुपचाप। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इट इज यूज्ड टू डिफाइन स्ट्रक्चर, और बेसिकली डेफिनेशन टेबल का ये देता है। मेन मेन चीजें होती हैं, पिछले बार भी मैंने बताया था, टेबल बनाने के लिए यूज किया जाता है, या तो टेबल को डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है, या तो एट्रीब्यूट्स को ऐड या रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें प्राइमरी की जो कंस्ट्रेंट होते हैं वो भी हम लोग इसी में लिखते हैं। ऑल्टरनेट कीज का जो कंस्ट्रेंट होता है वो भी हम लोग इसी में लिखते हैं। ऑल्टरनेट कीज जो है वो एसक्यूएल में यूनिक से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपको मैं सेकंड क्लास में मैंने लिख के भी दिया था एक क्रिएट टेबल फॉर्मेट में। फॉरेन की का कंस्ट्रेंट भी इसमें ही रिमूव किया डिफाइन किया जाता है। नल के कंस्ट्रेंट जो भी है वो भी इसमें डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है? तो इसमें बेसिकली आपका टेबल की रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चर, उसकी डेफिनेशन डिफाइन की जाती है, और की से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में होता है। ये किस लिए यूज होता है? जब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, तब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में ये चीज पूछी जाती है, तब वहां पर यूज हो जाता है। फिर जो हमारे गेट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसमें गेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आपके इंटरव्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और मतलब सबसे ज्यादा टाइम भी इसको ही पढ़ने में लगता है। बाकी के जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है उसको पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, वो बहुत इजीली हो जाता है।
इसमें से सेलेक्ट फ्रॉम वेयर ये क्या करता है, ये रिट्रीव करता है, इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करता है, डेटा रिट्रीव करता है। इसमें डेटा मॉडिफाई भी करता है। इसको दो पार्ट में आप कर सकते हो कि एक तो डेटा मॉडिफिकेशन वाला होता है और दूसरा जो होता है डेटा रिट्रीवल वाला होता है। डेटा रिट्रीवल का ये फॉर्मेट होता है। फिर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज होता है। इसमें दो तरीके की चीजें होती है, एक ट्रांजेक्शन कंट्रोल होता है। अभी ट्रांजेक्शन के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, अब आप बोलोगे कि सर पहले ट्रांजेक्शंस पढ़ाओ, उसके बाद में रोल बैक कमिट चेक पॉइंट पढ़ाओ। तो मैं आपको बता दूं ट्रांजेक्शंस इस पूरे गेट इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स भी मैं ही लेता हूं पढ़ाने के लिए। ठीक है, ट्रांजेक्शंस यूजुअली लोग 4 से 6 घंटे में खत्म करते हैं, मैं उसको 20-20 घंटे पढ़ाता हूं। क्योंकि मेरे को पता है कि वो इंटरव्यू में काम होगा। मेरे को ये पता है कि 4 साल बाद में भी अगर तुम कहीं भी बैठ के डेटाबेस में काम करोगे तो तुम लोग मेरे को एक नाम तो बोलोगे, यार उसने पढ़ाया बहुत सही था, मेरे को आज भी याद है वो। अब आप बोलोगे कि अभी पढ़ा के दो, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट। दूसरा, सिक्योरिटी के लिए यूज होता है, तो आप इसको 2 पॉइंट कर सकते हो। कितना ईजी था, 3 स्लाइड पढ़ा है। पहले वाली स्लाइड में सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि टेबल डिफाइन किया जाता है, ठीक है, और एट्रीब्यूट ऐड या रिमूव किया जाता है और कीज के कंस्ट्रेंट उसमें यूज होते हैं। दूसरे वाले में या तो डेटा इंसर्ट किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, या तो रिट्रीव किया जाता है। और तीसरे वाले में डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में हम कंट्रोल करते हैं बेसिकली, विच इज नथिंग बट रोल बैक कमिट एंड चेक पॉइंट एंड डेटा कंट्रोल फॉर यूजर्स, जहां पे सिक्योरिटी दी जाती है। अब ये कैसे होता है मैं अभी आपको इस टाइम पे नहीं बता पाऊंगा, इसका समय आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो ये चीजें हो गई। अब चलते हैं एसक्यूएल के ऊपर, एसक्यूएल के बारे में बात करते हैं। देखो, अब जैसे एसक्यूएल हो गया, तो एसक्यूएल का जो बेसिक फॉर्मेट होता है वो यही होता है कि एक एसक्यूएल क्वेरी वर्सेस रिलेशनल अलजेब्रा की क्वेरी कोई भी मैं ले लेता हूं, उसके हिसाब से मैं सिखाता हूं। एसक्यूएल का जो फॉर्मेट होता है उसमें होता है सेलेक्ट, फ्रॉम और वेयर। जब भी आप फ्रॉम लिखते हो तो ये फ्रॉम में सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होता है, सबसे पहले यही एग्जीक्यूट होता है। और फ्रॉम में जो होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फ्रॉम वाला होता है इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पर ही आपका जो होगा वो टेबल के क्रॉस प्रोडक्ट यूज होंगे, टेबल का क्रॉस प्रोडक्ट यूज होगा। फिर पहला ये एग्जीक्यूट होता है, फिर दूसरा जो है वो ये एग्जीक्यूट होता है, जहां पर हम लोग सिलेक्शन की कंडीशन लिखते हैं, ठीक है, सिलेक्शन की कंडीशन लिखते हैं, सिलेक्शन की कंडीशन लिखते हैं। यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से सिलेक्शन की कंडीशन लिखते हैं। और ये जो होता है इसमें हम लोग प्रोजेक्शन लिखते हैं, ठीक है, प्रोजेक्शन लिखते हैं। तो बेसिकली अगर जिस भी बंदे को ये चीज पता होगी, अगर आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस मेरा देखा होगा कि मैंने पूरे एक्सपीरियंस के साथ में आप लोगों को रिलेशनल अलजेब्रा की को एकदम इजी वे में मैंने आप लोगों को एसक्यूएल के साथ में क्या कर दिया, एकदम शिफ्ट कर दिया। तो आप लोग अब कोई भी एसक्यूएल क्वेरी को आप इसमें सेलेक्ट फ्रॉम वेयर से यूज कर सकते हो। अब आपको देखना है रिलेशनल अलजेब्रा, उसमें देखो क्रॉस प्रोडक्ट कहां पर है, वो यहां पर लिखोगे, कंडीशन कौन सी है वो यहां लिखोगे, और सेलेक्ट जो है वो यहां पर लिखोगे। फिर मैंने इसका एक एग्जांपल लिया था, एग्जांपल ये था कि रिट्रीव द एसआईडी और रिट्रीव द एसआईडी ऑफ दोज स्टूडेंट हु हैव एनरोल्ड इन सम कोर्सेस, ठीक है। तो लिखने के टाइम पे हम ऊपर से तो ये लिखते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन अलग होता है। सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, ठीक है, ये हो गया पहला स्टूडेंट। यहां पर मैंने आप लोगों को लिखा था कि 2 टेबल ले लिया मैंने, कोर्स सी और एक तो स्टूडेंट का हो गया, एक तो कोर्स का हो गया, या तो एनरोल का हो गया फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है, 2 टेबल ले लिया, कोर्स सी एनरोल ई, ठीक है। अब अच्छा एसक्यूएल में ना रीनेमिंग करना भी बड़ा इजी है, जैसे कोर्स सी लिख दिया तो इसका कोर्स को वो सी कंसीडर कर लेता है, एनरोल को वो ई कंसीडर कर लेता है। तो रीनेमिंग इज आल्सो इजी, रीनेमिंग के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे बट देखने में बड़ा इजी होता है। अगर इसका रिलेशनल अलजेब्रा की क्वेरी हम लोगों ने क्या लिखा था कि हमारे पास में ये एनरोल है, ठीक है, उसके बाद में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम लोग किसके साथ में, कोर्स के साथ में, या तो अलग अलग तरीके की कंडीशन है यहाँ पर, ठीक है। जैसे पहले तो आप सिलेक्शन कंडीशन डाल के इंस्ट्रक्टर जो है, ये मैं पिछले क्लास में पढ़ाया था तो मैं ऐसे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप यहाँ पर कोर्स लिख लोगे। फिर उसके बाद में आप क्रॉस प्रोडक्ट करके एनरोल, और कंडीशन ये है कि एनरोल डॉट सी आई डी शुड बी इक्वल्स टू कोर्स डॉट सी आई डी। अब आपको क्या निकालना है, आपको एस आई डी निकाल लेनी है। तो अब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों टेबल के बीच में होगा। कंडीशन जो होगा वो आपका ये होगा कि इंस्ट्रक्टर, ठीक है, इंस्ट्रक्टर कोर्स, और फिर दूसरी एक कंडीशन थी एंड, जहां पर हम लोगों ने लिखा था एनरोल डॉट सी आई डी, ठीक है, एनरोल डॉट सी आई डी एंड देन कोर्स डॉट सी आई डी, कोर्स डॉट सी आई डी। फिर उसके बाद में आपको जो भी प्रोजेक्ट करना है अब आप प्रोजेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एसआईडी। इसका और भी डिटेलिंग में करेंगे बट मैं अभी, अब जैसे आपको भी डाउट होगा कि सर कोर्स सी लिखा है यहाँ सी नहीं लिखा है, कोर्स ई लिखा है यहाँ नहीं लिखा है, तो ये एक बस बेसिक फॉर्मेट मेरे को आपको बताना था कि बेसिक फॉर्मेट इसका यही होता है कि जब भी हम सेलेक्ट फ्रॉम वेयर लिखते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम वेयर में हमारे पास में ये होता है, जो अभी के लिए आपको फोकस करना है सिंटैक्स के ऊपर नहीं फोकस करना है, कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना है कि ये जो चीज होती है, सबसे पहले जो चीज एग्जीक्यूट होती है, सीक्वेंस अगर देखूंगा तो सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद में ये एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद में ये एग्जीक्यूट होता है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट ले लेता है, फ्रॉम जो होता है वो बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट लेता है, और यहाँ पर जो है वो सिलेक्शन की कंडीशंस होती है। मतलब आप कोई भी एसक्यूएल देखोगे, जो भी सिलेक्शन की आपकी कंडीशन होगी, ठीक है, जो भी सिलेक्शन की कंडीशन होगी, जैसे सिलेक्शन की एक ये कंडीशन है, एक ये कंडीशन है, वो आप वेयर में लिखते हो, और जो भी आपको प्रोजेक्ट कराना होता है, तो ये बेसिकली आपका प्रोजेक्शन है। आप ये मान के चलो ये वाला केस ये देता है, ये वाला केस आपको ये देता है, और लास्ट वाला जो है वो आपको ये वाला केस दे देता है, ठीक है। तो आप इसको रिलेशनल अलजेब्रा के साथ में भी मैप कर सकते हो। अब आप कोई भी रिलेशनल अलजेब्रा देखोगे, मैं आपको 10 मिनट के अंदर एसक्यूएल खत्म कर सकता हूं, लेकिन मेरे को 10 मिनट के अंदर नहीं खत्म करना, क्योंकि मेरे को पता है कि वो सिर्फ मैं आपको सेटिस्फाई कर दूंगा कि अच्छा हाँ सर समझ में तो आ गया, लेकिन वो जस्टिस नहीं होगा। तो जस्टिस होने के लिए थोड़ा ध्यान से सुनते जाओ, पढ़ते जाओ, सब आ जाएगा। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया आपका, सेलेक्ट वाली ये वाली कंडीशन हो गई, और फिर ये वाला। बट एक्चुअली जो पूरा एसक्यूएल है वो सिर्फ सेलेक्ट फ्रॉम वेयर से नहीं है, सेलेक्ट फ्रॉम वेयर से भी ज्यादा होता है। अब हमारे लोग चलते हैं पूरा एसक्यूएल पढ़ने की कोशिश करते हैं। इस पूरे एसक्यूएल में अगर आप देखोगे तो हमारे पास में होता है सेलेक्ट, फिर डिस्टिंक्ट, एट्रीब्यूट्स नेम, फ्रॉम, द टेबल, वेयर, सम कंडीशन, ग्रुप बाय एट्रीब्यूट, हैविंग सम कंडीशन, ऑर्डर बाय एट्रीब्यूट्स, डिफॉल्ट होता है इसका डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पर जो भी चीज मैंने आपको ये लिखी है, ठीक है, जो भी चीज ये लिखी है इसका मतलब क्या होता है, ऑप्शनल है ये, ठीक है, इसका मतलब हो गया ऑप्शनल।
कहने का मतलब है कि सर क्या ये डिस्टिंक्ट भी ऑप्शनल होगा? हाँ, डिस्टिंक्ट भी ऑप्शनल होगा। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट एट्रीब्यूट लिखते हैं। गेट क्या करता है, एसक्यूएल क्या करता है, अगर आपने डिस्टिंक्ट नहीं लगाया तो अगर आपको वैल्यूज रिपीट होगी तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात सही भी है और ये बात समझने की भी है कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या करता है, वो रिपीट करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपने कंपनी में एक क्वेरी एग्जीक्यूट की या आप कुछ डेटा रिट्रीव कर रहे हो, आप ये बोलोगे कि आईडी निकालो, ठीक है, जिन लोगों का या उन लोगों का एम्प्लॉय आईडी निकालो जिनकी सैलरी 20,000 है, फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ क्वेरी मारे जहां पर वैल्यूज रिपीट हो रही है तो ये रिपीट करवा देता है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन रिलेशनल अलजेब्रा मैथमेटिक्स है तो वो क्या करता है, सेट को कंसीडर करता है, तो वहां पर वो रिपीट नहीं करता है। तो ये आप दोबारा डाउट नहीं आना चाहिए। अगर डिस्टिंक्ट नहीं लिखा है तो वो क्या करेगा, रिपीटेड वैल्यूज देगा। अगर डिस्टिंक्ट आ गया तो इसका मतलब ये है कि वो अलग अलग वैल्यूज देगा। डिस्टिंक्ट जब भी हमें कोई भी नॉन रिपीटिव वैल्यूज निकालनी होती है तब हम लोग डिस्टिंक्ट यूज करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कौन सी चीज ऑप्शनल नहीं है, कौन सी चीज ऑप्शनल नहीं है, मतलब मैंडेटरी होगा आपका, एक तो सिलेक्ट आपका मैंडेटरी होगा और फ्रॉम आपका मैंडेटरी होगा। ये दो चीजें मैंडेटरी होती है, मतलब हर एक एसक्यूएल क्वेरीज में ये दो चीजें तो कंफर्म होंगी होंगी, उसके साथ में दूसरी भी होगी। चलो सर, सिलेक्ट भी समझ में आ गया, फ्रॉम भी समझ में आ गया, ये तीन जो चीजें हैं वो समझ में आ गई। अब ये वाली चीजें नहीं समझ में आ रही है। तो आज का जो मेरा मेन टारगेट है वो ग्रुप बाय और हैविंग को समझाना, ठीक है। अब ग्रुप बाय क्या करता है उस पर बाद में डिस्कशन करूंगा, लेकिन ये भी ऑप्शनल होता है। ग्रुप बाय क्या करता है, ग्रुपिंग क्रिएट करता है। कैसे क्रिएट करता है, बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट के क्रिएट करता है। अब इस ग्रुप बाय के अंदर, ग्रुप बाय तो ऑप्शनल होता ही होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि आप ग्रुप बाय यूज कर सकते हो बिना किसी कंडीशन के। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि कभी कभी आपके पास में ऐसी भी चीजें आएंगी जहां पर सिर्फ आप ग्रुपिंग कर रहे हो और कोई कंडीशन नहीं लगा रहे हो। तो अब किसी को ये डाउट होगा कि अगर मुझे सिर्फ ग्रुप बाय यूज करना है बिना किसी कंडीशन के तो मैं कर सकता हूं, बिल्कुल आप कर सकते हो। लेकिन अगर ग्रुपिंग जो है वो आपको कंडीशन के साथ में भी लगानी है तो आप जो है वो हैविंग की कंडीशन लगा सकते हो। मतलब ये बड़ा वाला ब्रैकेट अगर देखोगे तो ये ऑप्शनल होता है और इसके अंदर ये वाली जो चीज होती है वो भी ऑप्शनल होती है, ठीक है। अब बिना एग्जाम्पल के मैं आपको बता रहा हूं, किसी को कोई समझ में नहीं आता है क्योंकि हमें एग्जाम्पल चाहिए ही रहता है। ऑब्वियसली वी नीड एग्जाम्पल, सम काइंड ऑफ एग्जाम्पल। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, मैं आपको सब समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले जो है वो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं। तो सेलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ठीक है, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, ये एक बेसिक फॉर्मेट है। आपकी पूरी क्वेरी इसी बेसिक फॉर्मेट पे काम करती है। ये पूरे क्लॉज हैं, एसक्यूएल के क्लॉज हैं। अब इस एसक्यूएल के क्लॉज में कुछ चीजें ऑप्शनल होती हैं, कुछ चीजें मैंडेटरी होती हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को लिखा है, ये जहां जहां पर ये, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट है, वो चीजें आपकी क्या है, ऑप्शनल है। मतलब डिस्टिंक्ट ऑप्शनल है, वेयर की कंडीशन भी ऑप्शनल होती है। जब हमें क्वेरी लिखने की जरूरत होती है तब हम लिखते हैं, नहीं लिखने की जरूरत होती है तो नहीं लिखते हैं। लेकिन ये दो चीजें मैंडेटरी हर एक क्वेरी में आनी ही चाहिए, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। दूसरा ग्रुप बाय जो है वो भी हम क्या करते हैं, मैंडेटरी नहीं होता है, ये भी ऑप्शनल होता है। ग्रुप बाय के अंदर हैविंग वाली जो कंडीशन होती है वो भी ऑप्शनल होती है। और फिर ऑर्डर बाय एट्रीब्यूट, ऑर्डर बाय एट्रीब्यूट बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आज का जो मेन टारगेट होगा हमारा वो ग्रुप बाय और हैविंग का होगा। जैसा कि दो चीजें इंपॉर्टेंट है एसक्यूएल में, अगर मैंने आप लोगों को ग्रुप बाय और हैविंग आज अच्छे से समझा दिया तो आज का मेरा जॉब खत्म हो जाएगा। कल मैं आपको नेस्टेड क्वेरी समझाऊंगा कि नेस्टेड क्वेरीज में कैसे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज दो तरीके, दो पार्ट में होता है। एक हो गया आपका मॉडिफिकेशन करते हो आप डेटा का, दूसरा रिट्रीवल करते हो। तो अभी हमारा पूरा फोकस सिर्फ रिट्रीवल के ऊपर है। डेटा मॉडिफिकेशन 5 मिनट या 10 मिनट का कॉन्सेप्ट होगा, उसको अभी इग्नोर करेंगे, पहले सिर्फ और सिर्फ एसक्यूएल के बारे में बात करेंगे। तो ये थी सारी चीजें। अब इनका सीक्वेंस देख लेते हैं कि किस सीक्वेंस में काम करता है। अगर आप देखोगे सबसे पहले जो एग्जीक्यूट होता है वो फ्रॉम एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद में वेयर एग्जीक्यूट होता है। तो अगर आप एग्जीक्यूशन देखोगे कि किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है, वो क्या करते हैं, वो एसक्यूएल नहीं पढ़ते, वो सबसे पहले सिलेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं। सिलेक्ट ऐसा नहीं है, पूरे एक्सपीरियंस के साथ में मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो सिलेक्ट से स्टार्ट करते हैं। सिलेक्ट से नहीं स्टार्ट करना है, सबसे पहले एग्जीक्यूट अगर कोई चीज होती है तो वो ये एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद में कुछ चीज एग्जीक्यूट होती है वो ये एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद में अगर कोई चीज एग्जीक्यूट होती है तो ग्रुप बाय एग्जीक्यूट होता है। अगर दिया है तो होगा, अगर सिर्फ सेलेक्ट फ्रॉम वेयर है तब ये ग्रुप बाय थोड़ी एग्जीक्यूट करते बैठोगे, ठीक है। जैसे अगर आपकी क्वेरी ये वाली है, सेलेक्ट फ्रॉम वेयर वाली, तब इसमें पहले ये एग्जीक्यूट होगा, दूसरा ये एग्जीक्यूट होगा, फिर लास्ट में ये एग्जीक्यूट होगा। अगर ग्रुप बाय है तब उस टाइम पे क्या होता है, तब पहला जो है वो फ्रॉम एग्जीक्यूट होता है, दूसरा वेयर एग्जीक्यूट होता है, तीसरा ग्रुप बाय एग्जीक्यूट होता है। अब ग्रुप बाय के बाद में अगर हैविंग है तो हैविंग एग्जीक्यूट होगा, अगर हैविंग नहीं है तो डायरेक्टली आपका सेलेक्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर हैविंग जो है वो ऑप्शनल है, मतलब आप ग्रुपिंग करते हो बिना हैविंग की कंडीशन की, लेकिन अगर हैविंग है तो आप उसको एग्जीक्यूट करते हो। फिर डिस्टिंक्ट है, फिर ऑर्डर बाय है, सेलेक्ट, डिस्टिंक्ट एंड ऑर्डर बाय। तो पहला जो है वो आपका ये एग्जीक्यूट होता है, दूसरा आपका ये एग्जीक्यूट होता है, और तीसरा जो है वो आपका ये एग्जीक्यूट होता है। अगर हैविंग है तो हैविंग एग्जीक्यूट होगा, अगर हैविंग नहीं है तो फिर क्या करेगा, फिफ्थ यहां चले जाएगा, फोर्थ यहां चले जाएगा। पहले ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर ग्रुप बाय एग्जीक्यूट हुआ, फिर हैविंग एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद में आपका जो है वो फिफ्थ वन सेलेक्ट एग्जीक्यूट होता है, फिर डिस्टिंक्ट एग्जीक्यूट होता है, एंड फिर सेवंथ ऑर्डर बाय एग्जीक्यूट होता है। तो ऑर्डर बाय का इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ऑर्डर क्या करने के लिए यूज होता है, ऑर्डर बाय इज बेसिकली फॉर सॉर्टिंग, मतलब डेटा आपका आ गया, उस डेटा को सॉर्ट आउट करने के लिए ऑर्डर बाय यूज किया जाता है, ठीक है। इसलिए इसको कोई इंपॉर्टेंट नहीं देता है ऑर्डर बाय को, और गेट भी है, ज्यादा पूछता भी नहीं है ऑर्डर बाय को, क्योंकि अगर आपका डेटा आ गया, ठीक है, हालांकि अगर पूछे भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है,
क्वेश्चन ये है ऑर्डर बाय सिर्फ किस लिए होता है, मतलब मेन आपका डेटा आ गया, अब उस डेटा को, जैसे कोई एक बंदा है जो कंपनी में 10 साल से काम कर रहा है, उसने मेन उसका फोकस ये था, लॉजिक बनाया उसने, डेटा रिट्रीवल कर दिया, आप नया नया ज्वाइन किए हो, उसने बोला एक काम कर, चलो इसको सॉर्ट कर दो, क्या करना है, ऑर्डर बाय। इस तरीके की एक एनालॉजी, इसका मतलब ये क्या करता है, ये सॉर्टिंग करता है, दैट्स द मेन पॉइंट। ठीक है, सीक्वेंस समझ गए किस तरीके से काम करता है, फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय हैविंग सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एंड देन ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय लास्ट में एग्जीक्यूट होगा मेनली फॉर सॉर्टिंग के लिए। अब जैसे फ्रॉम जो होता है, फ्रॉम क्या करता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट देता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट देता है, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। और वेयर क्या यूज करता है, ये आपका सिलेक्शन देता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये सिलेक्शन देता है। सिलेक्ट और डिस्टिंक्ट ये क्या करते हैं आपके, ये आपका प्रोजेक्शन देता है। प्रोजेक्शन किसका, रिलेशनल अलजेब्रा का। कहने का मतलब ये है, प्रोजेक्शन आपका ये हो गया, सिलेक्शन आपका ये हो गया, और क्रॉस प्रोडक्ट आपका ये हो गया। तो सबसे पहले एसक्यूएल में अगर कोई भी चीज होती है, तो अब आपका जो पढ़ने का तरीका भी होगा, आप लोगों ने पहले जितना एसक्यूएल पढ़ा होगा, मैं आपको बोलूंगा भूल जाओ। क्योंकि होता क्या है ना कि एसक्यूएल आता सबको, समझ में सबको आता है, लिखने किसी को नहीं आता। ठीक है, मतलब बेसिक क्वेरी अगर बोलूं कि रिट्रीव द नेम ऑफ दोज एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 20,000 है, ऐसे एम्प्लॉय के नाम बताओ जिनकी सैलरी 20,000 है, ये सब एसक्यूएल क्वेरी लिख लेते हैं। रिट्रीव द नेम ऑफ दोज एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 20,000 से ज्यादा है, या रिट्रीव द नेम ऑफ दोज एम्प्लॉय हु वर्क्स इन डिपार्टमेंट नंबर 4, ये भी सब लोग करते हैं। एक टेबल सिर्फ एक टेबल के ऊपर फोकस करके, सिर्फ उसी टेबल के ऊपर फोकस करके, सिर्फ अगर आपको एक ही टेबल दिया है और उस पर ही एसक्यूएल क्वेरी पूछा है तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 टेबल दिया है या 2 से 3 टेबल दिया हुआ है, उसमें मेन प्रॉब्लम होती है। उसमें हम क्या, उसमें जो आप लोगों का जो नजरिया है, मतलब इसमें आपकी भी गलती नहीं है, एसक्यूएल जो पहला लिखा है तो सेलेक्ट फ्रॉम वेयर से ही जाता है, तो इट्स ह्यूमन नेचर, वो क्या पढ़ेगा, पहले तो वो यही सोचेगा ना सेलेक्ट एग्जीक्यूट कर रहा है। लेकिन अब आपको अपना नजरिया चेंज करना है, और इससे रिलेटेड अब कोई डाउट नहीं आना चाहिए मेरे पास में कि सर पहला क्या एग्जीक्यूट करता है। सबसे पहले क्या चीज एग्जीक्यूट करती है, पहले क्रॉस प्रोडक्ट एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद में सिलेक्शन की कंडीशन एग्जीक्यूट होती है। अब आप दिमाग में भी अपना विजुअलाइजेशन चालू कर देना, क्रॉस प्रोडक्ट बोला तो दो, एक टेबल इधर एक टेबल इधर, उसको क्रॉस प्रोडक्ट कर लो। सिलेक्शन बोला तो बड़ा सा टेबल आएगा, सिलेक्शन का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग, तो हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग से रिकॉर्ड्स पार्टीशन कर दिया, निकाल लिया। अब उसमें क्या करेगा, प्रोजेक्ट करके जो भी रिक्वायरमेंट होगी, तो इस तरीके से आपको विजुअलाइज करनी पड़ती है धीरे धीरे चीजें। ठीक है, तो पहला क्रॉस प्रोडक्ट, दूसरा सिलेक्शन, उसके बाद में अगर ग्रुप बाय हैविंग है तो ठीक है, नहीं तो आपका ये वाला प्रोजेक्शन। अब चलते हैं ग्रुप बाय के ऊपर काम करते हैं, ग्रुप बाय के ऊपर बात करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ ग्रुप बाय। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, ग्रुप बाय का। अब ग्रुप बाय क्या करता है, सब लोग जरा ध्यान से देखो। ठीक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ ग्रुप बाय। अगर आप देखोगे तो इसके नाम में ही, ठीक है, इसके नाम में ही कॉन्सेप्ट है। ग्रुप बाय का मतलब हुआ क्या, ग्रुप बाय का मतलब ये होगा कि ये ग्रुपिंग करता है। पहले सोचते हैं इसके बारे में कि ग्रुप बाय का कॉन्सेप्ट आया क्यों बेसिकली। ठीक है, ग्रुप बाय हुआ क्यों। ग्रुप बाय का जो कॉन्सेप्ट है, अब नाम अगर आप पढ़ोगे, मतलब अगर एक बेसिक 4 साल के मैं बच्चे को बुलाऊं कि भाई इधर आ, यहाँ पर ग्रुप बाय लिखा है, तो उसका मतलब क्या हुआ, तो ग्रुप लिखा है मतलब वो ग्रुपिंग करेगा, तो ग्रुपिंग कैसे करेगा वो, मुझे क्या पता, कुछ तो चीज होगी ग्रुप करने के लिए, तो वही उसके लिए भी ग्रुपिंग करेगा। अच्छा, हाँ, ग्रुप करेगा वो। अब ग्रुप किस पे करेगा वो, ठीक है, ग्रुप की कंडीशन क्या होगी, सिंटैक्स क्या होगा। हाँ, ये बात तो भी सही है। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि वो एट्रीब्यूट्स के ऊपर ग्रुप करेगा, हो सकता है एट्रीब्यूट्स के ऊपर ग्रुप करे। तो पहले सिंटैक्स समझ लेते हैं अपना दिमाग लगाने से पहले। तो ग्रुप बाय अगर किसी ने बोला तो आपको ये समझ लेना कि ग्रुप बाय ग्रुपिंग करता है। ठीक है, ग्रुपिंग करता है। जैसे क्लास में 100 लोग हैं, 4 लोगों का ग्रुप बट गया, कुछ ग्रुप इधर, कुछ ग्रुप इधर, कुछ ग्रुप इधर, कुछ ग्रुप इधर। पहले में जैसे मैं क्लास में एंटर किया, सब बच्चे बैठे, 100 बच्चे बैठे, फिर मैंने बोला ग्रुप बाय, तो सबने अपना अपना ग्रुप बना लिया। तो टेबल भी बेसिकली यही काम करता है। पहले टेबल में क्या होता है, आपके पास में ये पूरे रिकॉर्ड्स हो गए, ठीक है, ये पूरा रिकॉर्ड्स हो गया। इस पूरे रिकॉर्ड्स में आपका ये चीज लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल SID CID, S1 C1, S1 C2, S1 C3, S2 C1, S2 C2, S2 C3। अब ये रिकॉर्ड्स लिखा हुआ है, मैं बोलूंगा ग्रुप बाय, तो क्या करेगा, ग्रुप क्रिएट कर लेगा। हाँ सर, अब इंटरेस्टिंग लग रहा है कि वो ग्रुप क्रिएट कैसे करेगा। क्या वो S1 का एक अलग ग्रुप बना लेगा, S2 का एक अलग ग्रुप बना लेगा, या तो वो CID का एक अलग ग्रुप बनाएगा, या फिर मतलब क्या वो SID का ग्रुप बनाएगा, या तो CID का ग्रुप बनाएगा। अब जैसे मैंने बोला ये क्लास है, अब इस क्लास में SID CID लिखी हुई है, एनरोलमेंट की क्लास है, ठीक है, एक टेबल लिखा हुआ है एनरोल का। अब कॉन्सेप्ट ये है कि ग्रुप करेगा किसका, तो ग्रुप करने के लिए उसको कुछ तो कमांड देना पड़ेगा। अब आपका डाउट ये होगा, कुछ बच्चों का डाउट ये होगा कि सर वो ग्रुप करेगा SID के ऊपर करेगा, कुछ बच्चों का डाउट होगा कि ग्रुप करेगा CID के ऊपर होगा। मैंने 4 साल के बच्चे को बोला, मैंने बोला एक काम कर, इसको बोल ग्रुप बाय, तो बोला ग्रुप बाय तो बोल तो दूं मैं, बट मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ग्रुप बाय बोलूंगा तो उसको कैसे समझेगा कि किस पे ग्रुप करना है। बोला हाँ वो बात भी सही है, मतलब कुछ तो बोलना पड़ेगा, ऑब्वियसली कुछ तो बोलना पड़ेगा। क्या बोलेंगे, सिंटेक्स समझ लेते पहले। ग्रुप बाय का सिंटेक्स ये है, सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, एक एक लाइन जहां पे मैं फोकस करूंगा वहीं पर आपको फोकस करना है, ठीक है। सेलेक्ट फ्रॉम, सॉरी सेलेक्ट फ्रॉम ग्रुप बाय, वेयर यहां पर नहीं लिखा है, वेयर ऑप्शनल है। अब ग्रुप बाय एक्स, ठीक है, मतलब ये एट्रीब्यूट लिखा हुआ है, ठीक है। ग्रुप बाय का डेफिनेशन ये है, इट इज यूज्ड टू ग्रुप रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स वैल्यू। ओ, तो मैं अभी तक ये समझ रहा था कि ये
ठीक है। ये ग्रुप बाय जो है वो रिकॉर्ड्स के हिसाब से करेगा या वर्टिकल के हिसाब से करेगा, ये एक्चुअली एट्रीब्यूट के हिसाब से कर रहा है। मतलब ग्रुपिंग कर रहा है किसके ऊपर, एट्रीब्यूट के ऊपर कर रहा है। मतलब अब आपने ग्रुप बाय बोला तो ये किस पे बोलेगा, ये एट्रीब्यूट तैयार हो जाओ, लेकिन कौन सा एट्रीब्यूट बोलेगा, क्या लिखा गया ग्रुप बाय के आगे, तो वो लिखा ग्रुप बाय के आगे एक्स। मतलब अगर आपके पास में यहां पर एक टेबल है, इस टेबल में लिखा है आर एक्स वाई जेड, तो ये एक कॉलम है, वाई एक कॉलम है, जेड एक कॉलम है, तो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, पहले ये एग्जीक्यूट होता है फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम एग्जीक्यूट होगा। इसमें एक ही टेबल है तो क्रॉस प्रोडक्ट तो करेगा नहीं, बोलेगा फ्रॉम आर। फिर दूसरा वेयर एग्जीक्यूट होना चाहिए, वेयर है नहीं, तो अब दूसरा क्या एग्जीक्यूट होगा, ग्रुप बाय एग्जीक्यूट होगा। तो आपको कैसे पढ़ना है, फ्रॉम आर ग्रुप बाय एक्स, अब इसकी ग्रुपिंग करेगा। फिर बोलेगा सेलेक्ट एक्स, क्योंकि सेलेक्ट हमें एट्रीब्यूट निकाल के दे रहा है, तो हमने क्या करना है, सेलेक्ट एक्स लेना है। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं ग्रुप बाय के, चलो रूल्स के बारे में बात करते हैं। रूल्स क्या है, ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ ग्रुप बाय क्लॉज मस्ट बी इन सेलेक्ट क्लॉज। इसका मतलब ये हुआ पहला रूल नंबर वन, रूल नंबर वन, बाकी का रूल मत पढ़ना, अभी जो मैं चीज पढ़ा रहा हूं वही पढ़ना आप लोग, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने ग्रुप बाय में जो भी एट्रीब्यूट लिखा है वो सेलेक्ट में आपका लिखना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है आपको, ठीक है, इट इज मैंडेटरी कि अगर आपने ग्रुप बाय में जो भी एट्रीब्यूट लिखा है वो आपको लिखना ही पड़ेगा। किसमें लिखना पड़ेगा, वो आपको सेलेक्ट में लिखना ही पड़ेगा, इट इज मैंडेटरी, 100% मैंडेटरी है। अगर फॉर एग्जांपल ग्रुप बाय में आपने एक्स लिखा है यहां पर, और यहां पर अगर आपने वाई लिखा है, सो इट विल नॉट वर्क। इसका मतलब ये होगा कि जो भी चीज आपने यहां पर लिखी है ग्रुप बाय में, जो भी एट्रीब्यूट का नाम लिखा है, दिस मस्ट प्रेजेंट इनटू द सेलेक्ट कंडीशन। ये पहला इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर करते हैं। तो ग्रुप बाय के आगे जो भी, मतलब 4 साल के बच्चे को इधर देख भाई, पहला रूल ये है, ग्रुप बाय देखना पढ़ना, ठीक है, उसके आगे जो क्या है ना, जो भी एट्रीब्यूट लिखा होगा वो उठा के ना तू सेलेक्ट में लिख देना, मतलब पक्का ऐसे ही है, हाँ ऐसे ही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए अब जैसे मैंने वो जो टेबल बनाया था, ठीक है, सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, सॉरी, ग्रुप बाय, ठीक है, फ्रॉम टेबल एनरोल, पहले ये एग्जीक्यूट हुआ, ग्रुप बाय एसआईडी, ठीक है। अगर आपने ग्रुप बाय में एसआईडी लिखा है तो मैंडेटरी आपको सेलेक्ट में एसआईडी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसने क्या कर लिया, ग्रुपिंग बना लिया, किसके ऊपर बनाएगा, अब एसआईडी के ऊपर बनाएगा, तो द होल टेबल विल बी डिफाइंड इनटू टू ग्रुपिंग, ठीक है। ये आपका ग्रुप नंबर 1 बन गया एसआईडी के ऊपर, ये आपका ग्रुप नंबर 2 बन गया। ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड था, ये ऑलरेडी मैंने ग्रुप में ही लिखा था ताकि आपको परेशान ना हो, आगे चल के मैं और भी चीजें आप लोगों को बताऊंगा। तो ग्रुप बाय क्या किया, ग्रुप बाय का पहला जो क्लॉज है बहुत ही सिंपल है, ग्रुप बाय के आगे आपने जो भी एट्रीब्यूट लिखा वो मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है, आगे आपको लिखने में, इट इज वेरी मच मैंडेटरी। जब भी आपने ग्रुप बाय लिखा, ठीक है, जैसे भी आपने ग्रुप बाय लिखा, उसके आगे जो होगा, जैसे ही ग्रुप बाय के आगे आपने कोई भी एट्रीब्यूट लिखा है वो एट्रीब्यूट आपका, ठीक है, इट हैज टू प्रेजेंट ऑन एक्स, ये पहली कंडीशन है। ओके सर समझ गया, आगे बढ़ो, अरे ठीक है भाई बढ़ता हूं। दूसरा, यू कैन यूज एग्रीगेट फंक्शन इन अ सेलेक्ट क्लॉज, ठीक है, यू कैन यूज एग्रीगेट फंक्शन इन अ सेलेक्ट क्लॉज। आप क्या यूज कर सकते हो, एग्रीगेट फंक्शन यूज करोगे सेलेक्ट क्लॉज में। एग्रीगेट मतलब ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट क्यों आया, मतलब अगर जैसे वो वाला एक टेबल है, ठीक है, ये वाला एक टेबल है, इसमें ग्रुपिंग कर क्यों रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ग्रुपिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो लिंक है एग्रीगेट फंक्शन के साथ में। एग्रीगेट फंक्शन का मतलब क्या होता है, यहां पर वी कैन यूज एग्रीगेट फंक्शन इनटू सेलेक्ट क्लॉज। अब एग्रीगेट होता क्या है, ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है, एग्रीगेट फंक्शन 5 तरीके के होते हैं हमारे, ठीक है, एसक्यूएल फंक्शन में। अब मैं आपको एग्रीगेट पे लेके जा रहा हूं, पहले मैं आपको एग्रीगेट फंक्शन पढ़ाऊंगा, क्योंकि बिना एग्रीगेट फंक्शन के आपको ग्रुप में, मतलब इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। एग्रीगेट फंक्शन 5 तरीके के होते हैं, एसक्यूएल सपोर्ट्स 5 एग्रीगेट फंक्शंस। पहला है काउंट, ठीक है, दूसरा है सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, ठीक है, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, एक मिनट, ठीक, काउंट, सम, एवरेज, मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो मैंने अभी आपको ग्रुप बाय पढ़ा रहा था, अब आप बोलोगे सर आप डायरेक्टली एग्रीगेट पे चले गए। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट का मतलब होता है काउंट करना, 5 फंक्शंस होते हैं, काउंट, सम, एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम। ग्रुपिंग में एक्चुअली यही यूज होता है, ये हेल्प करता है एक्चुअल में ग्रुप बाय समझने के लिए। फॉर एग्जांपल के लिए अगर एक टेबल है, ठीक है, आई विल ट्राई टू शो यू द टेबल सो दैट यू विल गेट टू नो दैट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास में ये एक टेबल है, ठीक है, इस पे मत ध्यान दो, जैसे टेबल है ए और टेबल है बी, ठीक है, ये दो टेबल है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं अगर ग्रुप ए के ऊपर जो है ग्रुप बाय यूज कर सकता हूं और एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकता हूं। इसको और समझने के लिए कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, थोड़ा सा वेट करो बस, ठीक है। आई ट्राई टू शो यू विद डिफरेंट एग्जांपल, ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन, ठीक है। जैसे यहां पर क्या है,
यहां पर मैं एग्रीगेट फंक्शन बता रहा हूं एग्जैक्टली इसका मतलब क्या हुआ। जैसे स्टूडेंट राम सीता रवि नेहा अमित, क्लास ए बी बी सी, मार्क्स 80 70 60 90 50। ग्रुपिंग मैंने किया क्लास के ऊपर, ठीक है। ग्रुपिंग है ए बी सी का। फॉर एग्जाम्पल ये मत, अभी ये भी मत देखो, कंफ्यूज मत हो, सिर्फ अभी आपको इतना याद रखना है। मैं आपको बस इस पे इसलिए लेके आया क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम ग्रुप करते हैं और ग्रुप के साथ में हमारे पास में हम उसमें एग्रीगेट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें एक्चुअली ग्रुपिंग करके क्या कर रहा है, इसमें ग्रुप कर रहा है, क्लास का ग्रुप कर रहा है और उसका एवरेज मार्क्स कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। जैसे क्लास ए की ग्रुपिंग की आपने, उसका एवरेज मार्क्स कितना है, क्लास बी की ग्रुपिंग की आपने, उसका एवरेज मार्क्स कितना है, क्लास सी की ग्रुपिंग की, उसका एवरेज मार्क्स कितना है। या आप इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हो कि लेट्स कंसीडर कि अगर डिपार्टमेंट वाला है तो मुझे अगर ऐसा क्वेरी चाहिए कि यार डिपार्टमेंट 5 में ऑन एन एवरेज कितनी सैलरी है, डिपार्टमेंट 1 में ऑन एन एवरेज कितनी सैलरी है, डिपार्टमेंट 6 में ऑन एन एवरेज कितनी सैलरी है। या तो मुझे एक ऐसी क्वेरी लिख के दो जो सारे डिपार्टमेंट्स में, ठीक है, सारा डिपार्टमेंट की ग्रुपिंग होनी चाहिए और उन सारे डिपार्टमेंट्स की एवरेज सैलरी कितनी है। आपके बॉस ने अगर समझो बोला कि आपको एक क्वेरी लिखनी है, तब हमारे पास में यहां पर एग्रीगेट फंक्शन आता है। अब मैं ग्रुप बाय को हटा रहा हूं, मतलब हमने दो चीजें ग्रुप बाय में पढ़ी, ठीक है। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दिया, तो अब आप लोगों का डाउट थोड़ा सा कम हो गया होगा। अब मैं वापस आप लोगों को ग्रुप बाय पे लेके जा रहा हूं, सिर्फ मैंने दो ही पॉइंट पढ़ाए ग्रुप बाय पे, कंफ्यूज मत होना सर यहां से वहां स्विच कर रहा हूं, नहीं नहीं नहीं। मैंने आप लोगों को पहले ग्रुप बाय पढ़ा रहा था, फिर मैंने आपको एग्रीगेट बताया, एग्रीगेट में मैंने आपको एक रियल टाइम एग्जांपल लेने के लिए वो टेबल पे लेके गया, या फिर मैंने आपको बताया कि कंसीडर की एम्प्लॉय आईडी उस डिपार्टमेंट नंबर पे कितने ऑन एन एवरेज, ठीक है, उन लोगों को सैलरी मिल रही है, एक एग्जांपल के लिए। अभी मैंने ग्रुप बाय में दो ही चीज पढ़ाई है। पहला, आप ग्रुप बाय में जो भी एट्रीब्यूट लिखते हो वो आप सेलेक्ट में आपको लिखना है, ये मैंडेटरी है। दूसरा, ग्रुप बाय के साथ में आप जो है एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हो। अब मैं जब तक एग्रीगेट नहीं पढ़ाऊंगा, एक तो मेरे को कीड़ा काटते रहेगा, एग्रीगेट पढ़ाना है। दूसरा, जब आप पढ़ोगे तो आप ग्रुप बाय को और भी थोड़ा डिटेल में समझ सकते हो, ठीक है। तीसरा इसका पॉइंट है, वो अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ दो ही पॉइंट पढ़ा रहा हूं। ग्रुप बाय आज हम लोग पढ़ रहे हैं। ग्रुप बाय में पहला कंडीशन ये है कि इसके साथ जो भी यहां लिखोगे वो मैंडेटरी यहां लिखना। दूसरी कंडीशन ये है कि आप एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हो। तो एग्रीगेट फंक्शन यूज करने के लिए हमारे पास में 5 एग्रीगेट फंक्शन है। काउंट, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम। याद नहीं रखना है, सिर्फ आज के लिए, ठीक है, पढ़ना है। हमारे पास में 5 जो है वो एग्रीगेट फंक्शन है। एसक्यूएल बेसिकली सपोर्ट्स 5 एग्रीगेट फंक्शंस, काउंट, सम, मिनिमम, मैक्सिमम। अब एग्रीगेट फंक्शन का एक स्पेशलिटी होती है जो बहुत सारे बच्चे मिस करते हैं कि एग्रीगेट फंक्शंस कंप्यूट एग्रीगेशन ऑफ नॉन नल वैल्यूज। चाहे अगर आप एवरेज निकालोगे तो एवरेज जो होगा वो सबका निकालेगा लेकिन नल को छोड़ के। अगर आप मिनिमम निकालोगे, मैक्सिमम, हालांकि मिनिमम और मैक्सिमम में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेन जो डाउट होता है वो आपका काउंट, सम और एवरेज में होता है। मतलब क्या काउंट में आपका नल यूज होता है? नहीं। कोई भी एग्रीगेट फंक्शन, अब जैसे आप बोलोगे कि एक टेबल दिया हुआ है उसमें सैलरी सबकी दी हुई है, अभी एक ने ज्वाइन किया, उसका सैलरी डिफाइंड नहीं है तो वहां नल लिखा हुआ है, तो मिनिमम सैलरी कितनी होगी? तो ऑब्वियसली मिनिमम और मैक्सिमम इग्नोर करता है नल, ठीक है, मतलब बाय डिफॉल्ट को समझने की भी बात है। मेन जो डाउट आता है, क्या सम अगर करेंगे तो क्या वो नल की वैल्यूज को इग्नोर करेगा, नहीं करेगा? इन शॉर्ट एसक्यूएल ने ये बोला है कि सारे एग्रीगेट फंक्शंस, जितने भी एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस नल वैल्यूज को क्या करता है? इग्नोर करता है। तो अब आपका जब डाउट भी होगा, मैं अगर सम कैलकुलेट करना चाहूंगा या मैं एवरेज कैलकुलेट करना चाहूंगा तो हम उसमें नल को इग्नोर करेंगे। बेसिकली एग्रीगेट फंक्शन क्या करता है? नल को इग्नोर करता है। दूसरा, एग्रीगेट फंक्शंस डिस्कार्ड नल वैल्यूज, या फिर एक ही पॉइंट है, एग्रीगेशन फंक्शंस कंप्यूट एग्रीगेशन ऑफ नॉन नल वैल्यूज। या तो आप ये बोल सकते हो कि ये नल वैल्यूज को इग्नोर करता है। कौन इग्नोर करता है? ठीक है, कौन इग्नोर करता है? एग्रीगेट फंक्शन। सर अभी तो हम लोग ग्रुप पढ़ रहे थे। अरे भाई रुक जा रुक जा, भूल जा ग्रुप को, साइड में हटा उसको, ग्रुप को। सर उसके दो कंडीशन मेरे को याद है, एक तो अगर ग्रुप बाय के आगे एट्रीब्यूट लिखा तो सिलेक्ट में भी वही एट्रीब्यूट होगा, और दूसरा एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हैं। सर एग्रीगेट क्या है, इसलिए बोल रहा हूं भूल जाओ उसको, एग्रीगेट पढ़ो। एग्रीगेट फंक्शन 5 तरीके के। एग्रीगेट क्या करता है? नल को इग्नोर करता है, विच इज एज सिंपल एज दैट। पहला पढ़ते काउंट। काउंट के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। काउंट इज एन एग्रीगेट फंक्शन यूज्ड टू रिटर्न द नंबर ऑफ रोज और नॉन नल वैल्यूज इन अ कॉलम। इसका टेम्पलेट क्या है? सेलेक्ट काउंट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। सेलेक्ट काउंट, टेम्पलेट क्या है इसका? सेलेक्ट काउंट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, ये इसका टेम्पलेट है। ये क्या करता है? काउंट क्या करता है? इट इज यूज्ड टू रिटर्न द नंबर ऑफ रोज। मतलब ये सिंपल तरीके से क्या करता है? नंबर ऑफ रोज को काउंट करता है, विच इज एज सिंपल एज दैट। इट इज यूज्ड टू रिटर्न द नंबर ऑफ रोज और नॉन नल वैल्यूज इन अ कॉलम, ठीक है। मतलब ये भी नल को इग्नोर करता है, बट इसमें एक छोटा सा कैच है, वो मैं बताऊंगा तब आप लोगों को आंखें, आप लोग अरे भाई ऐसा भी होता है, हाँ होता है, ठीक है। काउंट क्या है? बेसिक का कॉन्सेप्ट है। काउंट क्या करता है यार? नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को काउंट करता है। टेम्पलेट क्या है इसका? सेलेक्ट काउंट टेबल नेम फ्रॉम, सॉरी, सेलेक्ट काउंट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, ये इसका टेम्पलेट है। काउंट के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ काउंट विच इज यूज्ड टू, ठीक है, काउंट स्टार। काउंट स्टार क्या करता है? काउंट ऑल रोज इंक्लूडिंग रोज वेयर कॉलम्स में कंटेन नल वैल्यूज। ओफो सर मेरे को एक डाउट ये है, अभी आपने बोला उसको मत देखो, पहले इसको देखो, ठीक है। सेलेक्ट ऑल रोज इंक्लूडिंग, ठीक है, इंक्लूडिंग रोज वेयर कॉलम्स में कंटेन्स नल वैल्यूज। सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, दिस रिटर्न्स द टोटल नंबर ऑफ रोज इन द एम्प्लॉयज टेबल। सर अभी तो आपने बोला कि एग्रीगेट फंक्शंस, ठीक है, एग्रीगेट फंक्शंस क्या करता है? एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, ठीक है। सेलेक्ट
काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, फ्रॉम एम्प्लॉय। काउंट स्टार जब भी आएगा आपका, ठीक है, काउंट स्टार नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कैलकुलेट करता है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी E1, E2 और E3, तो ये बोलेगा 1, ये बोलेगा 2 और ये बोलेगा 3, सिंपल एज इट इज, ठीक है, काउंट स्टार। एक्चुअल में अगर एक चीज मुझे बतानी है, लेकिन मैं सोच रहा हूं बताऊं कि नहीं बताऊं, क्योंकि कुछ कुछ बच्चों को जो एक्सपीरियंस होंगे उनको डाउट होता है कि यार, मैं बता रहा हूं, एग्रीगेट फंक्शन आपने बोला कि भाई एग्रीगेट फंक्शन नल वैल्यूज को काउंट नहीं करता है। अब जैसे यहां पर अगर सैलरी है 20 और 30 और इसको सैलरी नहीं मिल रहा है, तो बेसिकली क्या ये वाले को कंसीडर करेगा नहीं करेगा? जब भी आप काउंट स्टार लिखते हो, ठीक है, सेलेक्ट काउंट स्टार, एक्चुअल में होता क्या है मालूम है? सिलेक्ट काउंट स्टार जो है ना, कंपाइलर, एसक्यूएल का जो कंपाइलर है वो ना एक आईडी मेंटेन करता है। आई डोंट नो आप लोगों को ये चीज पता होगी नहीं पता होगी। वो ना हर एक रिकॉर्ड की आईडी मेंटेन, मतलब इस टेबल में जब भी आपके पास में रिकॉर्ड्स होते हैं तो वो अपने रेफरेंस के लिए एक रिकॉर्ड नंबर 2 और रिकॉर्ड नंबर 3 इसको मेंटेन करता है। तो जब आप काउंट स्टार करते हो तो वो बेसिकली ये काउंट कर लेता है, ठीक है, बेसिकली रिकॉर्ड्स काउंट कर लेता है, ठीक है। इतना डिटेल में मत जाओ, एक सिंपल फॉर्मेट में आप लोगों को बस ये बताऊंगा, ठीक है, सिंपल फॉर्मेट में आपको ये बताऊंगा, जब भी आप काउंट स्टार करोगे तो काउंट स्टार क्या करता है? इट कैलकुलेट्स द नंबर ऑफ रोज, ठीक है, नंबर ऑफ रोज, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, बस ये काउंट स्टार है। दूसरा दूसरा जो टाइप ऑफ काउंट है, काउंट कॉलम नेम, काउंट्स ओनली नॉन नल वैल्यूज इन द स्पेसिफाइड कॉलम। ये क्या करता है? अब ये क्या हो गया? एग्रीगेट फंक्शन हो गया। तो एग्रीगेट फंक्शन, सिर्फ इसमें थोड़ी सी डाउट होगा यार, अभी आप बोल रहे नल है, अभी आप बोल रहे नॉट नल है, तो इसको मैंने स्पेसिफाई करने के लिए मैंने बोला कि कंपाइलर क्या करता है, वो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स का अपने लिए मेंटेन करता है, ठीक है, रिकॉर्ड पॉइंटर, वो उसको काउंट कर लेता है जब भी आप काउंट स्टार करते हो, ठीक है, तो वो वही काउंट करके देता है। तो सिर्फ काउंट स्टार के लिए डाउट होगा, बाकी के जितने भी एग्रीगेट फंक्शंस होंगे सब लोग नल इग्नोर करते हैं। अब यहां पर मैं बोला काउंट कॉलम नेम, तो अभी हमने काउंट, फॉर एग्जांपल सैलरी का अगर काउंट कॉलम नेम करना है, पहली सैलरी 20 है, दूसरी 30 और नल है, तो वो क्या करेगा? नल को इग्नोर करेगा। जितने एग्रीगेट फंक्शंस है सब नल को इग्नोर करते हैं। काउंट्स ओनली नॉन नल वैल्यूज इन द स्पेसिफाइड कॉलम, टेम्पलेट सेलेक्ट काउंट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज, दिस काउंट्स हाउ मेनी एम्प्लॉयज हैव अ सैलरी वैल्यू, इफ सम सैलरी एंट्रीज आर नल दोज रोज आर नॉट काउंटेड। अगर फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने यहां पर एक टेबल बनाया था, कहां गया अपना टेबल? ये वाला टेबल है, सेलेक्ट सैलरी, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं इसका, ठीक है, फॉर्मेट लिखता हूं, तो सेलेक्ट काउंट, ठीक है, सेलेक्ट काउंट सैलरी, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय। अब क्या करेगा? ये एग्रीगेट फंक्शन है। जब अगर ये एग्रीगेट फंक्शन है तो ये क्या करेगा? नल को इग्नोर करेगा। इसने इसको काउंट किया, इसने इसको काउंट किया, इसको इग्नोर कर देगा, तो आंसर विल बिकम 2। समझ में आ गया? आंसर विल बिकम 2। दो चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं, पहला काउंट स्टार पढ़ाया, फिर दूसरा मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया? काउंट कॉलम नेम पढ़ाया है। ये एग्रीगेट फंक्शन है, तो जहां कहीं पर भी नल वैल्यूज होगा वो इग्नोर करेगा। सारे एग्रीगेट फंक्शंस नल वैल्यूज को इग्नोर करते हैं। तीसरे तरीके का जो टेम्पलेट है हमारे पास में, वो होता है काउंट डिस्टिंक्ट। काउंट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम, इट काउंट्स द नंबर ऑफ यूनिक नॉन नल वैल्यूज। एग्रीगेट फंक्शन है, नल को इग्नोर करेगा। सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय, दिस रिटर्न्स द नंबर ऑफ। तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर जैसे 1 लिखा है, 1 लिखा है, फिर 2 लिखा है और फिर 3 लिखा है, अगर इसके पहले वाला मैं काउंट डिपार्टमेंट नंबर लिखूंगा तो वो क्या करेगा? 1 2 3 और 4, ठीक है, काउंट डिपार्टमेंट नंबर। अगर मैं ये लिखूंगा तो आंसर में 4 देगा, 1 2 3 4। लेकिन अगर मैं यही चीज को क्या करूंगा? काउंट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट लिखूंगा, ठीक है, काउंट डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर, तो वो क्या करेगा? डिस्टिंक्ट पहले चेक बना लेगा 1 2 और 3, और वो इसको काउंट करेगा 1 2 एंड 3। तो ये था आपका क्या करने का? काउंट का परिभाषा। काउंट के 3 प्रकार हैं, ठीक है। पहला प्रकार है काउंट स्टार, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स काउंट करके देता है। दूसरा प्रकार है काउंट कॉलम नेम, जहां पर ये नॉन नल को इग्नोर करके बाकी सबको काउंट करके दे देता है। फिर तीसरा है डिस्टिंक्ट, पहले वो डिस्टिंक्ट बनाता है फिर काउंट करता है। अगर डिस्टिंक्ट नहीं समझ में आया है तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको और भी ऐसे तरीके बता सकता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए 3 3 2, अभी क्या करेगा? डिस्टिंक्ट अगर आपने यूज किया तो डिस्टिंक्ट के लिए क्या करेगा? 1 डिस्टिंक्ट है, 2 डिस्टिंक्ट है और 3 डिस्टिंक्ट। तो जब आप काउंट डिपार्टमेंट नंबर लिखोगे बिना डिस्टिंक्ट के, तो वो 1 2 3 4 5 6 7 ये यूज करेगा। जब आप लोग डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट लिखोगे तो वो पहले डिस्टिंक्ट बनाएगा फिर इसको काउंट करेगा 1 2 एंड 3। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन काउंट कॉलम नेम, काउंट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम। 3 प्रकार है काउंट स्टार, काउंट कॉलम नेम, काउंट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम। सब लोग नल वैल्यूज को इग्नोर करते हैं। काउंट स्टार सारा रिकॉर्ड्स कैलकुलेट करता है, काउंट कॉलम नेम नंबर ऑफ कॉलम्स को, सॉरी, काउंट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को कैलकुलेट करता है, इट इग्नोर्स द नल वैल्यूज। डिस्टिंक्ट भी क्या करेगा? अगर मैं यहां पर नल लिखूंगा तो ये इसको इग्नोर कर देगा, ठीक है, इट विल इग्नोर दिस। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एग्रीगेट फंक्शन, जिसको हम लोग क्या करते हैं? जिसको हम लोग काउंट बोला जाता है। अब चलते हैं दूसरे वाले एग्रीगेट फंक्शंस पे। दूसरा वाला एग्रीगेट फंक्शंस पढ़ने के लिए, ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन एग्जांपल। अब जैसे मेरे पास में यहां पर ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए सेलेक्ट काउंट स्टार एज अ A1, सेलेक्ट काउंट ए एज अ A2, सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट एज अ A3। मैंने रीनेम कर दिया, ठीक है, ये रीनेमिंग है। काउंट स्टार A1, काउंट ए एज A2, काउंट डिस्टिंक्ट ए एज A3। तो A1 A2 A3 काउंट स्टार करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो A1 विल गिव यू आंसर एज अ 7 1 2, ठीक है, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7।
काउंट ए एज ए A2। तो अभी क्या करेगा, ये काउंट करेगा, ठीक है। बता दो A2 और A3 क्या आएगा, जस्ट लेट मी नो। ठीक, अरे तुम लोग तो लिख नहीं पाओगे, हाँ 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 हाँ, कोई नहीं। A2 काउंट ए 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इसमें डिस्टिंक्ट नहीं है सेकंड वाले में, तो काउंट ए एज A2 में 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद में जब हम लोग नल को इग्नोर करेगा, ये नल को कंसीडर नहीं करता, काउंट डिस्टिंक्ट, ठीक है। अब ये देखना, पहले इसका डिस्टिंक्ट बना देगा पूरे को, तो एक डिस्टिंक्ट 20 आ गया, फिर 40 आ गया, ठीक है, 20 हो गया, 40 भी हो गया, फिर 60 हो गया, और फिर 80 हो गया। तो ये क्या करेगा, A3 विल बी गिविंग यू द आंसर व्हिच इज नथिंग बट 4, ठीक है। ये काउंट का था, काउंट स्टार, काउंट ए, काउंट डिस्टिंक्ट ए, एंड देन यू आर गेटिंग एज A3, सो व्हिच इज वेरी सिंपल एक्चुअली। सारा चीज मैंने बता रहा हूं, अब रिपीटेटिव मोड में जा रहा हूं, तो अब डाउट नहीं आना चाहिए। काउंट स्टार क्या किया इसने, काउंट स्टार रिकॉर्ड्स नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स किया। काउंट ए, कॉलम नेम ए जिसमें नल को इग्नोर करके रिपीटेटिव वैल्यू हो सब काउंट कर लेता है, डिस्टिंक्ट में रिपीटेटिव वैल्यू नहीं काउंट करता। अब चलते बाकी के जो है हमारे पास में जितने भी फंक्शंस आते हैं, उन फंक्शंस के बारे में जो है वो हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ओके लेट्स स्टार्ट। अब हमारे पास में अलग अलग तरीके के फंक्शंस आते हैं। अब अलग अलग तरीके के फंक्शंस में हम लोग बात करेंगे ऑल द टाइप्स ऑफ फंक्शंस का, ठीक है। पहला जो है सम ऑफ ए, सम है, एवरेज है, और मिनिमम और मैक्सिमम है, ठीक है। नाम से ही अब इसमें कुछ ये मत बोलना कि यार सम का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब क्या होता है, ठीक है, मिनिमम का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है। देखो मिनिमम और मैक्सिमम में डिस्टिंक्ट ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम इट विल गिव यू द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज आंसर। अब प्रॉब्लम ये होती है कि सम वाले में, अब फॉर एग्जांपल के लिए जैसा अगर मैं सम ऑफ ए ऑफ, ठीक है, सम ऑफ ए करना है विच इज नथिंग बट A1, ठीक है, A1 ये क्या करेगा 20 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 60 प्लस 80, सो इट विल गिव यू द सम। डिस्टिंक्ट सम मतलब क्या हो जाएगा, पहले डिस्टिंक्ट लेगा 20 ले लिया, 40 ले लिया, 60 ले लिया, और 80 ले लिया, ठीक है, ये इसका डिस्टिंक्ट कर देगा। क्लियर। सम ऑफ ए विच इज एज A1, सम ऑफ डिस्टिंक्ट ऑफ ए विच इज एज A2, ठीक है। एवरेज ऑफ ए, ठीक है, एवरेज ऑफ ए, एवरेज ऑफ ए विच इज नथिंग बट एज A3, एवरेज डिस्टिंक्ट ऑफ ए विच इज बेसिकली एज A4, मिनिमम ऑफ ए विच इज नथिंग बट A5, मैक्सिमम ऑफ ए विच इज नथिंग बट A6। अब चलो इसको सम करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए पहला ये हमारा टेबल है और ये टेबल का आंसर है, मतलब बेसिकली यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ टेबल, रीनेमिंग हमने किया सम ऑफ ए एज A1। तो पहला सम करने के लिए क्या करेगा, यू विल राइट 20 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 60 प्लस 80, ठीक है। 20 40 60, 60 and 20 80, 80 and 60 140, 140 and 80 you will get 220, so this will give you answer which is nothing but 220। अब सम ऑफ डिस्टिंक्ट ए एज A2, तो डिस्टिंक्ट के लिए क्या करेगा, 20 पहले लिख लिया इसने, 40 लिख लिया, 60 लिख लिया, पहले डिस्टिंक्ट निकालेगा फिर क्या करेगा सम कर देगा, 20 और 40 60, 60 and 60 120, 120 and 80 you will get 200, ठीक है। सो ये क्या करेगा सम करेगा डिस्टिंक्ट। एवरेज, अब एवरेज करने के लिए क्या करना होता है, एवरेज करने के लिए टोटल नंबर ऑफ रोज इग्नोरिंग द नल, टोटल एंड देन काउंटिंग। फॉर एग्जांपल यहां पर ये क्या करेगा 20 प्लस 40 एवरेज के लिए, 20 प्लस 40, इस एवरेज में यहां पर देखना, इस एवरेज में A3 वाले में कहीं पर भी डिस्टिंक्ट वर्ड नहीं यूज हुआ है, तो 20 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 60 प्लस 80 डिवाइडेड बाय दिस 1 2 3 4 एंड 5, सो 5, सो 220 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। ये क्या है, ये एवरेज है, एवरेज ऑफ ए, सो हाउ मच यू विल गेट 44, सो हियर यू विल गेट 44। अब एवरेज डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हो गया, एवरेज डिस्टिंक्ट का मतलब ये हो गया कि पहले तो डिस्टिंक्ट वैल्यूज निकाल लो, ठीक है। डिस्टिंक्ट क्या आ जाएगा इसका, डिस्टिंक्ट वैल्यूज विच इज 20 40 60 एंड देन 80, ठीक है। डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड्स, ठीक है, और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। फॉर एग्जांपल यहां पर क्या है 20 40 60 एंड 80, तो 20 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 80, ठीक है, या फिर डिस्टिंक्ट काउंट बोल लो इसको, डिस्टिंक्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय डिस्टिंक्ट काउंट। सो जितने हैं 4, कितना है 200, कितना था अपना 200 डिवाइडेड बाय 4, हाउ मच यू विल गेट 50, सो दिस विल गिव यू आंसर व्हिच इज नथिंग बट 50। मिनिमम ऑफ ए
20 इग्नोर करेगा नल को, मैक्सिमम ऑफ ए 80 इग्नोर करेगा नल को। तो ये आपको पूरा एग्रीगेट फंक्शंस यहाँ पे मैंने बता दिया है। काउंट स्टार, काउंट कॉलम नेम, काउंट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम। फिर इसमें सब एक साथ में बता दिया, सम डिस्टिंक्ट, एवरेज, एवरेज डिस्टिंक्ट। सम को क्या करेगा, सबका सम कर लिया इग्नोरिंग नल वैल्यूज। सम डिस्टिंक्ट, पहले डिस्टिंक्ट बनाएगा फिर सबका सम करेगा। एवरेज, नल को इग्नोर करके सबका एवरेज निकाल लेगा। एवरेज डिस्टिंक्ट, पहले डिस्टिंक्ट वैल्यूज ले लेगा फिर उनको ऐड करके डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ रिकॉर्ड से डिवाइड कर देगा, मिनिमम एंड मैक्सिमम। सो दिस इज बेसिकली योर एग्रीगेट फंक्शन। सो इफ यू आर कंफर्टेबल इनटू एग्रीगेट फंक्शंस, नाउ वी विल मूव टू द another way which is nothing but clear है ये? Is it clear? नहीं मतलब डर के लिए मत बोलो, अगर डाउट है तो फिर पूछ सकते हो। ठीक है, व्हाट इफ ऑल एट्रीब्यूट इज नल फॉर काउंट स्टार। रोहित, जैसा कि मैंने आपको बताया ना, ये क्या करता है, ये बेसिकली एक ना रो आईडी कंसीडर करता है। अगर सारे के सारे नल भी होंगे ना तो काउंट स्टार में वो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ही आपको निकाल के देगा। ठीक है, नहीं ये जेन्युइन डाउट है इनका। जैसा कि मैंने बताया क्या होता है ना कि कंपाइलर इट मेंटेन्स द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एज अ रो आईडी। ठीक है, तो वो क्या करता है, इवन इफ एनी एट्रीब्यूट A4 इज 40। अच्छा थैंक यू, क्या गलती किया था मैंने, 200 डिवाइडेड बाय 4, 1 2 3 4, नो इट इज 50 राइट। A4 एवरेज डिस्टिंक्ट A4, नहीं तो फिफ्टी आएगा ना 40। 200, 60 और 80, 80 और 20 100, 200, अच्छा 50 राइट। डन है। ठीक, चलो अब आगे डिस्कशन करते हैं। ओके, तो अब हमारा वापस से हम लोग ग्रुप बाय पे जाते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था ग्रुप बाय वाला, ठीक है, वापस हम लोग ने ये पढ़ लिया है। नाउ अगेन वी विल मूव टू द ग्रुप बाय। अरे आंसर तो लाया था मैं, 220 240 4 15 20 एंड 80। ठीक है, चलो मेरी गलती है। एनीहाउ देखो, अब हम लोग वापस से ग्रुप बाय पे आएंगे। ग्रुप बाय क्या कर रहा है, इट इज यूज्ड टू ग्रुप रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स। फॉर्मेट ये है, सेलेक्ट एक्स फ्रॉम आर ग्रुप बाय एक्स। आपने जो कुछ भी यहां पर लिखा है, इट इज मैंडेटरी, यू हैव टू राइट दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ ग्रुप बाय क्लॉज मस्ट बी इन अ सेलेक्ट क्लॉज। तो जो भी एट्रीब्यूट, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी एट्रीब्यूट ग्रुप बाय क्लॉज में होंगे वो सेलेक्ट क्लॉज में होंगे। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, इट इज नेसेसरी। ठीक है, उसके बाद में कैन यूज द एग्रीगेट फंक्शन इन अ सेलेक्ट क्लॉज। इसका मतलब क्या हुआ, एग्रीगेट फंक्शन फॉर एग्जांपल के लिए, अब जैसे ये देखना, पहले पॉइंट को सेटिस्फाई करने के लिए मैं क्या लिख रहा हूं, अब जैसे ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ ग्रुप बाय क्लॉज मस्ट बी इन अ सेलेक्ट क्लॉज। अब जैसे आपने क्या किया, जैसे ग्रुप बाय ए लिखा, अब ये ए जो है वापस यहीं पर हो गया, तो क्या ये चीज वैलिड होगी? यस डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी वैलिड। अब जैसे ये देखना, इट कैन यूज एग्रीगेट फंक्शन इन अ सेलेक्ट क्लॉज। जैसे ग्रुप बाय ए किया एंड सेलेक्ट ए किया एंड एवरेज ऑफ सी निकाल लिया, सो दिस इज आल्सो, ठीक है, व्हिच इज टोटली वैलिड इनटू द ग्रुप बाय क्लॉज में। मतलब अभी आपने क्या किया, अब ये क्या बोलेगा,
ग्रुपिंग की, अब उस ग्रुपिंग के हिसाब से उसने क्या कर लिया, एवरेज निकाल लिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, तो दिस इज टोटली आल्सो वैलिड, मतलब ग्रुप बाय के साथ में आप एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हो, इट इज आल्सो वैलिड। सेकंड, ठीक है, अब जैसे आपने ग्रुप बाय ए किया, ये तो मैंडेटरी होना चाहिए, लेकिन इफ यू आर राइटिंग एक्स्ट्रा एनी अदर एट्रीब्यूट, दिस इज नॉट वैलिड। ठीक है, दिस इज नॉट वैलिड, this is not valid into group by clause, this is not valid into group by clause, not allowed to select any other attribute in a select clause। ठीक है, so this is the third point, ये इसका पॉइंट है। अगर आपने ग्रुप बाय में ए लिखा है तो सिलेक्ट में आपको वो चीज लिखनी पड़ेगी, बट यू कैन नॉट राइट एनी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट। यहां पर एग्रीगेट फंक्शन हो सकता है, साथ में हो सकता है जो भी चीज, मतलब 3 पॉइंट मैंने पढ़ा, ये वाला लास्ट वाला पॉइंट जो था वो अभी हम लोग कवर कर रहे हैं। पहला पॉइंट मैंने क्या बोला आपको, आपने अगर ग्रुप बाय क्लॉज में जो भी एट्रीब्यूट लिखा है, 4 साल के बच्चे को पढ़ा रहा हूं, ग्रुप बाय में जो भी एट्रीब्यूट लिखा है कंपलसरी वो सिलेक्ट में आना ही चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि ग्रुप बाय, ठीक है, आप सिलेक्ट में एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सिलेक्ट में एग्रीगेट फंक्शंस आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, सिलेक्ट में आप एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। और तीसरा पॉइंट क्या है, एवरेज भी निकाल सकते हो। ओके, लेट्स ट्राई टू टेक वन एग्जांपल। ठीक है, फ्रॉम टेबल आर, पहले ये एग्जीक्यूट होगा, ग्रुप बाय ए, सेलेक्ट ए। तो अब ये क्या करेगा, ये ए हो गया आपका, अब ये ए के ऊपर ग्रुपिंग करेगा, जैसे ये ए वन हो गया, ए वन हो गया और ए वन हो गया। सो इट विल राइट ए वन, ये बी और ये सी, ए वन बी वन 60, ए वन बी वन 80, ए वन बी टू नल। ठीक है, इसकी ग्रुपिंग कर लिया। अब ग्रुपिंग किसके ऊपर हो रहा है, ए के ऊपर हो रहा है। ये एग्रीगेट फंक्शन है क्या ब्रो, ग्रुप बाय एग्रीगेट नहीं है ना, ये ग्रुपिंग नल की भी करेगा। सो सेकंड पॉइंट, नल 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 बी टू 70, नल बी टू 70, ये नल बी टू 50, नल बी टू 50, इसकी ग्रुपिंग हो गई। ठीक है, ये देखना कैसे ये एग्जीक्यूट कर रहा है। पहला फ्रॉम टेबल आर, ग्रुप बाय ए, ए के ऊपर ग्रुप कर रहा है, सेलेक्ट ए लिख दिया आपने। ठीक है, फिर बचा क्या, ए वन हो गया, ए टू भी आएगा। ठीक है, ए टू बी वन 50, एंड देन यू विल राइट ए थ्री, ए थ्री, ए थ्री पहला बी टू 90, फिर ए थ्री बी टू 80। ठीक है, ये क्या क्या इसमें ग्रुपिंग कर लिया। सो सेलेक्ट पहला क्या है, फ्रॉम टेबल आर, ग्रुप बाय ए, सेलेक्ट ए। यस, डेफिनेटली वी कैन यूज इट। ये पहला नियम जो है, अगर इफ एट्रीब्यूट्स ऑफ अ ग्रुप बाय क्लॉज मस्ट बी इनटू दिस, तो ये पहला एग्जांपल का आपका एग्जीक्यूशन है, पहले एग्जांपल का आपका नॉर्मल बिहेवियर है। यू कैन यूज द एग्रीगेट फंक्शन फॉर एग्जांपल। ओके, लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट। अब जैसे मैं अगर लिखूं, ठीक है, सेलेक्ट फ्रॉम ग्रुप बाय ए, ठीक है, फ्रॉम टेबल आर ए, आई कैन ऑल्सो यूज द एग्रीगेट फंक्शन एवरेज। अभी क्या करेगा, ग्रुपिंग किया इसने ए एंड देन एवरेज सी, A1 का 60 और 80 एग्रीगेट फंक्शन है, नल को इग्नोर करेगा। 60 और 80, 140 डिवाइड बाई 2, सो A1 70, नल 70 और 50, ग्रुप बाय नल को इग्नोर नहीं करेगा, एग्रीगेट करता है, बट अपन एवरेज सी का निकाल रहे हैं, तो इसका 60, A2 और A3, A2 इज 50, ठीक है, एंड 9 और 90 और 80 कितना हो जाएगा, 170, 170 डिवाइड बाई 2, 65.5। ठीक है, ये इसका एग्रीगेट फंक्शन। सो मेरा पॉइंट ये है कि ग्रुप बाय में हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप बाय में थोड़ा फास्ट चलते हैं, ग्रुप बाय में हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप बाय में हम लोग वी कैन आल्सो यूज द एग्रीगेट फंक्शन। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग एग्रीगेट फंक्शन क्यों यूज करें। जैसे आपने ग्रुपिंग किया, उस ग्रुपिंग में आप क्या कर सकते हो, सम निकाल सकते हो ग्रुपिंग के हिसाब से। आपने ग्रुपिंग किया, उस ग्रुपिंग में आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। ठीक है, आपने ग्रुपिंग किया, उस ग्रुपिंग में डिस्टिंक्ट काउंट कर सकते हो। आपने ग्रुपिंग किया, उसमें से मैक्सिमम निकाल सकते हो उस ग्रुप का। आपने ग्रुपिंग किया, ठीक है, उस ग्रुप में आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने आपको इंडिपेंडेंटली तो बताया था, मैंने आपको इंडिपेंडेंटली सिखाया, काउंट स्टार, काउंट टेबल नेम, काउंट डिस्टिंक्ट, उसके बाद में मिनिमम
मैक्सिमम, एवरेज, एवरेज डिस्टिंक्ट, सम एंड सम डिस्टिंक्ट। ये चीज मैंने आपको सिखाई, इसको ग्रुप बाय के साथ में भी यूज कर सकते हो। क्या करेगा, ग्रुपिंग करेगा, उसका एवरेज निकाल देगा, ग्रुपिंग करके एवरेज डिस्टिंक्ट भी निकाल देगा, ग्रुपिंग करके सम भी निकाल देगा, ग्रुपिंग करके काउंट भी कर सकते हो। सो माय पॉइंट इज वेरी सिंपल, विद द हेल्प ऑफ ग्रुप बाय यू कैन आल्सो यूज द एग्रीगेट फंक्शन। दिस इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो हम लोगों ने अभी डिस्कशन यहां पर किया है, व्हिच इज नथिंग बट कि आप अगर ग्रुप बाय में कोई भी एट्रीब्यूट ले रहे हो, वो एट्रीब्यूट यहां आना चाहिए, बट एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स यू कैन नॉट पुट इट। यू कैन ओनली यूज द एग्रीगेट फंक्शन बट यू कैन नॉट पुट एन एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट। सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी वैलिड इनटू द ग्रुप बाय। तो अब मैंने आप लोगों को ग्रुप बाय और एग्रीगेट दोनों मिक्स करके पढ़ा दिया। आई होप यू विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस। ठीक है, I hope you will not have any kind of problem related to this. So this is the main part which is related to that. तो आप क्या कर सकते हो, ग्रुप बाय कर सकते हो, काउंट यूज कर सकते हो। आपने ग्रुपिंग की, ग्रुपिंग के हिसाब से काउंट स्टार लिख दिया, ग्रुपिंग के हिसाब से आपने ग्रुप लिया। एग्रीगेट फंक्शंस में आप लोगों ने, ठीक है, यू कैन यूज द सम यूज कर सकते हो। ग्रुप किया आपने, एवरेज पता कर सकते हो। तो अब यहाँ पर देखना, इसकी ग्रुपिंग हुई, ग्रुपिंग के हिसाब से यू कैन राइट द एवरेज आल्सो। ग्रुपिंग किसकी है, A1 की है, नल की है, A2 की है, A3 की है, and you can usually try to get it. So if you'll execute this, you will get this group, and you can also use the aggregate functions related to this. Is it clear everyone? ग्रुप में ऑर्डर बाय में क्या वैलिड है, क्या वैलिड नहीं है, ठीक है, ऑर्डर बाय में क्या वैलिड है, क्या वैलिड नहीं है। सो इफ यू आर यूजिंग दिस, दिस इज रिलेटेड टू फॉर ईच ग्रुप। ये जो एवरेज कैलकुलेट करेगा, ये एग्रीगेट फंक्शन फॉर ईच ग्रुप, नॉट फॉर ऑल, दिस विल बी फॉर ईच ग्रुप। देखो पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, कंफ्यूज मत होना, पहले ये एग्जीक्यूट हुआ टेबल से, दूसरा ये एग्जीक्यूट होगा तो इसमें ग्रुप बना लिया, अब तीसरा ये जाएगा एग्जीक्यूट करने के लिए। जब वो ग्रुप बना के ये एग्जीक्यूट करेगा तो ये जो एवरेज मारेगा वो ग्रुप का मारेगा। डाउट तो नहीं है ना, मतलब जेन्युइन डाउट तो नहीं है ना? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? एटी 85.5, मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ क्या? हाँ यार, ये 85.5 आएगा, मेरा दिमाग कहीं और है और कुछ चल कुछ और रहा है। ठीक है, चलो मल्टी, yes you can do it, not a problem. ठीक है, आगे बढ़े। ये 85 होगा, 170। हाँ यार, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मेरे को चैट जो है ना, हंसना मत, लेकिन मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का फैकल्टी हूँ। ग्रुप में दो एक साथ नहीं लिख सकते हो, लेकिन एग्रीगेट फंक्शन आप लिख सकते हो यहाँ पर, मतलब सेलेक्ट क्लॉज में आप एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हो। यही तो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एसक्यूएल इज केस सेंसिटिव और नॉट, चालू हो गए लोग, मुझे नहीं पता। बस हो गया, ठीक है, हंसना मत, बट वही है, मैं डिस्क्रीट्स का फैकल्टी हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है मेरे को। ठीक है, चलो अब हैविंग क्लॉज पे चलते हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू द हैविंग क्लॉज। देखो हैविंग क्लॉज का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपने लिखा सेलेक्ट, ठीक है, फिर लिखा आपने फ्रॉम, फिर लिखा वेयर, ग्रुप बाय, और फिर है हैविंग। ठीक है, तो ये ऑप्शनल है, ग्रुप बाय आएगा तो आप हैविंग यूज कर सकते हो। अब कंडीशन क्या है, हैविंग के साथ में भी हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन यूज करते हैं। तो हैविंग क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मेरे पास में ये एक टेबल है, ठीक है, लेट्स कंसीडर कि दिस इज नथिंग बट टेबल आर। अब आपने क्या किया, ग्रुप बाय किया, ठीक है, ग्रुप बाय। अब ये जो टेबल हो गया, ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो टेबल हो गया ये ग्रुप में डिवाइड हो गया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। एक ये ग्रुप बन गया, एक ये ग्रुप बन गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ध्यान से सुनना, अब जैसे आपने ग्रुपिंग किया, ठीक है, अब आपने ग्रुपिंग किया, अब इस ग्रुपिंग में ये ए था और ये समझो सैलरी, ये भी ए है, लेट्स कंसीडर ये सैलरी, ये A1, ठीक है, A1 A2 या जो भी है, ठीक है, A1 A2 A3 कुछ भी टाइप का है, ठीक है, मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मेरे को बस हैविंग समझाना है।
मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास में टेबल है, आपने ग्रुप बाय यूज किया, ग्रुप बाय क्या करता है, ग्रुप क्रिएट कर देता है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया ग्रुप बाय, तो आप ये समझो कि आप एक रूम है, एक क्लासरूम है, आपने जाके बोला है ग्रुप बाय, तो उन लोगों ने 4 लोगों ने क्या कर दिया, ग्रुप बना लिया। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4। अब ये बच्चों का ग्रुप बन गया, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4। अब मैंने बोला, मैं गया क्लास में गया, मैंने बोला ए ग्रुप बाय, ठीक है, तो कुछ बच्चों का ग्रुप उधर बना, कुछ बच्चों का ग्रुप इधर बना, कुछ बच्चों का ग्रुप इधर बना, कुछ बच्चों का ग्रुप इधर बना। फिर मैं उनको एक कंडीशन दे रहा हूं, वही ग्रुप बाहर आएगा जिसका ऑन एन एवरेज 50% से ज्यादा अटेंडेंस है। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने कंडीशन लगा दी। अब ये कंडीशन में किस पे लगा रहा हूं, ये कंडीशन क्या मैं हर एक बच्चे पे लगा रहा हूं, नहीं, ये कंडीशन में हर एक बच्चे पे नहीं लगा रहा हूं, ये कंडीशन में ग्रुप के ऊपर लगा रहा हूं। तो अब ग्रुप बाय के बाद में अब जब आपकी हैविंग वाली कंडीशन आती है, ये हैविंग वाली कंडीशन इट विल बी रिलेटेड टू द ग्रुप वाइज, इट विल बी रिलेटेड टू द ग्रुप वाइज। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंडीशन। मैंने क्या बोला, ठीक है, पहला अलग अलग तरीके की कंडीशन लगा सकते हो। मैंने बोला हे ग्रुप बाय, 100 बच्चे थे, ग्रुप बना लिए, कैसे भी बना सकते, 20-30 का बना लिए, एक समझ जाओ कैसे ही बना लिए, ठीक है। हे ग्रुप बाय, या मैं ऐसा बोला फॉर एग्जांपल जैसे लोकेशन के हिसाब से, अब जैसे 100 बच्चे पढ़ने के लिए आए, तो मैंने बोला ग्रुप बाय लोकेशन, पटना वाले बच्चे उधर चले गए, ठीक है, कोलकाता वाले बच्चे उधर चले गए, उसके बाद में फॉर एग्जांपल दिल्ली वाले बच्चे इधर चले गए। मैंने किस पे बोला, ग्रुप बाय लोकेशन के ऊपर बोला, ग्रुप बाय लोकेशन, तो पटना वाले बच्चे उधर चले गए, उधर 20-30 बच्चे हैं उधर बैठे, ऐसे एग्जांपल, ठीक है। कोलकाता वाले बच्चे इधर चले गए, दिल्ली वाले बच्चे इधर जा गए, मुंबई वाले आपले माणूस ए इकडे अरे पुरानो, ठीक है ओके, तुम्ही इकडे, तो मुंबई वाले बच्चे इधर आ गए, ए आपले माणूस मंडल आपले आभारी है। पटना वाले उधर चले गए, कोलकाता वाले उधर चले गए, दिल्ली वाले इधर चले गए, मुंबई वाले इधर चले गए। तो मैंने बोला ग्रुप बाय लोकेशन, थोड़ा थोड़ा डिवाइड हो गए। अब मैं बोलूंगा वो बच्चे बाहर आएंगे, ठीक है, जिनका ग्रुप काउंट 10 से ज्यादा है, तो मुंबई वाले और दिल्ली वाले बाहर चले गए। तो अब मैंने क्या बोला, मैंने कंडीशन दी, किस पे कंडीशन दी, मैंने ग्रुप के ऊपर कंडीशन दी है। क्या मैं हर एक बच्चे के ऊपर कंडीशन दे रहा हूं, नहीं। क्या मैं हर एक रिकॉर्ड के ऊपर कंडीशन दे रहा हूं, नहीं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, वेयर क्लॉज एंड हैविंग क्लॉज। वेयर क्लॉज में भी कंडीशन होती है, यहां पे देखना, वेयर क्लॉज में भी कंडीशन होती है, कहां गया अपना पॉइंट भाई, ठीक है, यहां पर देखना, वेयर क्लॉज में भी कंडीशन होती है और ग्रुप में भी कंडीशन होती है, सॉरी हैविंग में भी कंडीशन होती है। वेयर जो होता है ये कंडीशन लगाता है ईच रिकॉर्ड्स पे, ये क्या करता है, ईच रिकॉर्ड्स पे करता है। लेकिन ग्रुप बाय के बाद में जब हैविंग की कंडीशन आती है तो ये क्या करता है, कंडीशन ऑन ग्रुपिंग, किस पे कर रहा है, ग्रुप के ऊपर कंडीशन कर रहा है। तो ऑन ईच ग्रुप, ऑन ईच ग्रुप, दिस इज द डेफिनेशन। ये जो कंडीशन होगी वो हर एक रिकॉर्ड पे बनती है, फिल्टर आउट करता है। ये जो कंडीशन होगी वो ग्रुप पे होगी। ये एनालॉजी समझने के लिए, ग्रुप बाय लोकेशन, पटना, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई। अब मैं कंडीशन लगाऊंगा, वही बच्चे बाहर आएंगे जिनकी अटेंडेंस 50% से ज्यादा होगी, जिस ग्रुप की अटेंडेंस 50% से ज्यादा होगी। ऑन एन एवरेज वही बच्चे बाहर आएंगे जिसकी ग्रुप की अटेंडेंस होगी 50% से ज्यादा होगी। तो मुंबई वाले बोलेंगे सर हम सबकी ऑन एन एवरेज अटेंडेंस 50% से ज्यादा है, चलो बाहर पार्टी दे दो तुम लोग, पाव भाजी खिला दो, ठीक है। या दूसरा मैं कंडीशन लगा सकता हूं, वही बच्चे बाहर आएंगे, ग्रुप बाय लोकेशन, काउंट, काउंट स्टार ग्रेटर देन 10। इसने क्या किया, ग्रुप का काउंट किया, उसमें 20 बच्चे, 30 बच्चे, 40 बच्चे, जो 10 से ऊपर है चलो बाहर। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज इट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वेयर कंडीशन एंड हैविंग कंडीशन। ग्रुप बाय क्या करेगा, ग्रुपिंग करेगा। हैविंग क्या करेगा, उन ग्रुप के ऊपर कंडीशंस लगाएगा। इतनी अच्छी एनालॉजी दे रहा हूं, समझ में आ जाना चाहिए आपको। ग्रुप बाय लोकेशन किया सब लोगों ने, वही बच्चे बाहर आएंगे जिस ग्रुप का 50% ज्यादा होगा। तो ये क्या, ये हर एक बच्चे के ऊपर अप्लाई कर रहा है क्या, नहीं ना, हर एक बच्चे के ऊपर नहीं अप्लाई कर रहा है, ये ग्रुप में अप्लाई कर रहा है। Okay, let's try to see the example so that we can understand a better way. But उसके पहले let's try to understand कि what is the difference between this. Having clause, it is used to select group based on the having clause condition. Having clause condition जो होता है tested for each group. Where वाली जो condition होती है tested for each record. ये मैंने explain किया. The having clause condition must be on the aggregate functions. या तो functions like sum or every. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे बच्चे इसको मिस करते हैं। हैविंग वाली जो हैविंग वाली कंडीशन होती है, हैविंग किस पे देते हो, ग्रुप के ऊपर देते हो। तो आप ना इंडिविजुअल रिकॉर्ड के ऊपर हैविंग कंडीशन कभी नहीं डाल सकते हो। या तो ये एग्रीगेट फंक्शन पे आपका हैविंग आएगा, या तो फंक्शंस लाइक सम और एवरी, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। बट इट शुड नॉट अलाउ डायरेक्ट एट्रीब्यूट कंपैरिजन। अगर डायरेक्ट एट्रीब्यूट कंपैरिजन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एक, तो फिर आपने ग्रुपिंग क्यों की, मतलब अगर एक बच्चे के ऊपर आपको लगाना है, एक बच्चे के ऊपर कंडीशन लगा, मैं बोलूंगा एक ग्रुप बाय लोकेशन, सबने कर लिया, फिर मैं बोलूंगा वही बच्चा बाहर आएगा जिसका सीजीपीए 9.0 है, तो फिर बाकी के बच्चों ने ग्रुप क्यों करवाया, तूने समझा नहीं मेरे को, बराबर ना। ग्रुप बाय लोकेशन, वही ग्रुप बाहर आएगा जिसका एवरेज सीजीपीए 8 है। अब उसमें क्या होगा कि कुछ बच्चों का 6 भी होगा, कुछ बच्चों का 5 होगा, लेकिन ग्रुप के थ्रू वो क्वालिफाई हो गए, चलो 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 सर पार्टी दे रहे हैं। मैं बोलूंगा ग्रुप बाय लोकेशन, सब डिवाइड हो गए, सिंगल बच्चा बाहर आना चाहिए जिसका सीजीपीए 9 हो, ग्रुप क्यों कराया फिर, इसीलिए जो ग्रुप होगा ना, इट शुड नॉट अलाउ द डायरेक्ट एट्रीब्यूट कंपैरिजन। आइदर यू कैन यूज द एग्रीगेट फंक्शंस इन हैविंग क्लॉज, और यू कैन यूज द सम और एवरी। इसका मैं बताऊंगा सम और एवरी का। इन शॉर्ट, वेयर इट वर्क्स ऑन रोज, हैविंग इट वर्क्स ऑन ग्रुप्स। ओके, लेट्स ट्राई टू सी द एग्जांपल सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड अ बेटर वे। ओह, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए ये देखना, ठीक है, ये देखो,
पहले क्या एग्जीक्यूट होगा ब्रो? पहले ये एग्जीक्यूट होगा फ्रॉम स्टूडेंट। दूसरा ए ग्रुप बाय क्लास, तो इसने एक ग्रुप बना ली, इसने एक ग्रुप बना ली, इसने एक ग्रुप बना ली, ग्रुप बाय क्लास। अब कंडीशन लगा रहा हूं कि एवरेज मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन 60। अब ये क्या है? एवरेज मार्क्स। किसका एवरेज मार्क्स? ग्रुप का। इसका एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन 60, इसका एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन 60, इसका एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन 60। 80 और 70 75, 60 और 90 75, ये डिस्क्वालीफाई हो गया, ये ग्रुप आपका बाहर हो गया। एंड फिर जाएगा, दिस इज द थर्ड कंडीशन इट विल एग्जीक्यूट। फोर्थ कंडीशन, सेलेक्ट क्लास and then average marks, then it will give you the answer. So that's how you can use the having condition. This is one example. Second example, for example, select class, पहले क्या execute होगा? From student, group by class. Third, having marks greater than 60. ये क्या है? ये direct attribute, ठीक है? Having marks greater than 60. This is direct comparison, direct attribute comparison, attribute comparison. क्या aggregate function है? नहीं है। क्या aggregate function है? नहीं है। क्या सम है? ऑल है? नहीं है। सो दिस इज नॉट वैलिड। हैविंग में दो टाइप का यूज हो सकता है, या तो एग्रीगेट फंक्शन, या तो आपका कुछ इस तरीके से एग्रीगेट फंक्शन यूज हो सकता है, हैविंग एवरेज मार्क्स और सम मार्क्स ग्रेटर देन 60, वो यूज हो सकता है। लेकिन क्या मैं बोलूंगा ऐसा? दिस इज इट इज वैलिड। या तो मैं ऐसा भी यूज कर सकता हूं, ठीक है? सेलेक्ट, ठीक है, फ्रॉम वेयर, सॉरी, फ्रॉम ग्रुप बाय, ठीक है, क्लास, फ्रॉम टेबल स्टूडेंट, ठीक है, हैविंग सम मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ठीक है, 90, ठीक है? पहला क्या एग्जीक्यूट होगा? टेबल फ्रॉम स्टूडेंट, दूसरा ग्रुप, क्लास का ग्रुप बना लिया, ए बनाया, बी बनाया, सी बनाया, उस ग्रुपिंग में जाएगा और हैविंग सम मार्क्स ग्रेटर देन 90 इक्वल्स, तो ये वाला ग्रुप क्या होगा? सेलेक्ट हो जाएगा। अब ग्रुप किस पे है? क्लास का था, तो जो एट्रीब्यूट आपने यहां लिखा वही एट्रीब्यूट आपको यहां लिखना होगा। समझा? जो एट्रीब्यूट आपने यहां लिखा वही एट्रीब्यूट आपने यहां पर भी लिखा है। इसके साथ में कोई दूसरा एट्रीब्यूट दे सकता हूं? नहीं दे सकता हूं। एग्रीगेट फंक्शन दे सकता हूं। एग्रीगेट फंक्शन फॉर एग्जांपल के लिए एवरेज मार्क्स, ठीक है? अब क्या होगा? ये एग्रीगेट फंक्शन दे सकता हूं। फ्रॉम स्टूडेंट, पहला क्या एग्जीक्यूट होगा? ग्रुप बाय क्लास, ग्रुप बना लिया, ए बी बी सी का बना लिया, फिर फिल्टर आउट करेगा, ये ग्रुप को फिल्टर आउट करता है, हैविंग सम मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो ये ग्रुप नहीं आएगा, ये ग्रुप नहीं आएगा और ये ग्रुप आ जाएगा। फिर सेलेक्ट पे जाएगा क्लास, फिर बी बनाएगा और फिर बताएगा एवरेज मार्क्स कितना है उसका, 60 और 90, तो ये सिर्फ फिल्टर आउट करने के लिए है। 60 और 90, यू विल गेट एवरेज मार्क्स 75, दैट्स इट। सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो जब आप ग्रुप, मतलब ये बहुत सीधी सी बात है, जब आप ग्रुप करोगे, ग्रुप में फिल्टर आउट कंडीशन करोगे हैविंग का, तो हैविंग शुड नॉट बी ऑन ईच रिकॉर्ड, हैविंग शुड हैज टू बी, ठीक है, हैविंग शुड हैज टू बी ऑन either aggregate function or the functions like sum or every, ठीक है? कुछ नहीं था आज का फंक्शन, दो चीज बताई मैंने, ग्रुप बाय बताया, हैविंग बताया। ग्रुप बाय में, ठीक है, मैं रिवाइज करवा देता हूं, बस हो गया, खत्म, कुछ नहीं है। बड़ा मजा आया मेरे को आज तो। रिवाइज करवा देता हूं। ठीक है, पहला क्या एग्जीक्यूट होता है? क्रॉस प्रोडक्ट, दूसरा अगर वेयर दिया होगा तो वेयर, तीसरा ग्रुप बाय एट्रीब्यूट, अगर हैविंग होगा तो हैविंग, फिर जो है आपका एग्जीक्यूट होता है सेलेक्ट, अगर डिस्टिंक्ट दिया होगा तो, ऑर्डर बाय जो होता है वो सॉर्टिंग के लिए यूज होता है, डिफॉल्ट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद में फिर मैंने एग्जीक्यूशन बताया, पहले क्या एग्जीक्यूट होता है? फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, सेलेक्ट, डिस्टिंक्ट, ऑर्डर बाय। फिर मैंने आपको ग्रुप बाय के बारे में बताया। ग्रुप बाय में तीन चीजें याद रखनी है, जो चीज यहां लिखा है वही चीज यहां लिखना है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, आप ग्रुप बाय के साथ में अगर यहां पर सेलेक्ट के साथ में एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हो, कोई तीसरा एट्रीब्यूट नहीं यूज कर सकते हो। तो यहां पर, ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है ग्रुप बाय का? ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ ग्रुप बाय क्लॉज मस्ट बी इन अ सेलेक्ट क्लॉज, all attributes of group by clause must be in select clause, first condition. Second, can use aggregate function in a select clause, second condition. Third, not allowed to select any other attribute in a select clause, ठीक है? इसका एग्जांपल भी दिया था मैंने आपको। अब फिर मैंने एग्रीगेट में हम लोग चले गए। एग्रीगेट 5 तरीके का फंक्शन होता है, ठीक है? काउंट, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम। काउंट के 3 टाइप होते हैं और ये सारे एग्रीगेट फंक्शन क्या करते हैं? नल को इग्नोर करते हैं, सिर्फ काउंट स्टार को छोड़ के। फॉर एग्जांपल अभी कोई बोला था कि सर अगर पूरी नल की वैल्यू होगी, ठीक है, पूरा अगर नल का वैल्यू होगा तो सिर्फ काउंट स्टार ही काउंट करेगा। क्यों? क्योंकि उसका मैंने रीजन बताया कि कंपाइलर क्या करता है, रिकॉर्ड नंबर मेंटेन करता है, उसको जो है ना डेटाबेस डिजाइनर चेंज नहीं कर सकता है, इट इज जस्ट टू व्यू। अगर सारे रिकॉर्ड्स नल होंगे तो काउंट स्टार विल गिव यू द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, दैट्स इट। अब दूसरा पॉइंट ये है कि काउंट जो है वो एग्रीगेट फंक्शन क्या करता है? काउंट करता है। इसके 3 प्रकार होते हैं। टेम्पलेट ये है, सेलेक्ट काउंट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। काउंट स्टार, ठीक है, मैंने आपको बताया क्या करता है, इट काउंट ऑल रोज
ठीक है। फिर काउंट कॉलम नेम, नल को इग्नोर करता है ये, ठीक है। इफ सम एंट्रीज आर नल देन इट शुड नॉट बी काउंटेड। सारे एग्रीगेट फंक्शंस नल को इग्नोर करते हैं। काउंट कॉलम नेम, फिर काउंट आपका डिस्टिंक्ट हो गया, ठीक है। काउंट आपका डिस्टिंक्ट हो गया, ये डिस्टिंक्ट वैल्यूज कैलकुलेट करता है, ठीक है। एग्जांपल हम लोगों ने ले लिया, काउंट स्टार क्या करेगा, काउंट क्या करेगा, डिस्टिंक्ट क्या करेगा। फिर उसके बाद में मैंने आप लोगों को ये बताया सम क्या होगा, उसके बाद में एवरेज क्या होगा, एवरेज डिस्टिंक्ट क्या होगा, मिनिमम क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, ठीक है। ये सारी चीजें इजी है, मिनिमम मैक्सिमम ऑलरेडी नल, सारे एग्रीगेट फंक्शन नल को इग्नोर करेंगे, ये डाउट आपको दोबारा नहीं आना चाहिए। उसके बाद में हमारे पास में ये हमने पढ़ा, फिर हमने ग्रुप बाय का कॉन्सेप्ट देखा, फिर से वही तीन कंडीशन, एग्रीगेट हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके एग्जांपल्स देख लेंगे। इसके एग्जांपल्स जैसे ए लिखा है, ए लिखा है वैलिड है, ये ए लिखा है, ए यहां लिखा है, एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हैं, वैलिड है। ए लिखा है, ए लिखा है, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स नहीं लिख सकते, सो दिस इज नॉट वैलिड। फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा, ग्रुपिंग देखा, ग्रुप किया, ये ग्रुप बना लिया। उसके बाद में हमने हैविंग का कंडीशन देखा, हैविंग की कंडीशन ग्रुप पे ऊपर होती है। जब भी कभी आपको डाउट होगा कि सर हैविंग का मतलब क्या है, तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वही एग्जांपल आप ध्यान में रख लेना, और वो एग्जांपल क्या था, ग्रुप बाय लोकेशन। उसके बाद में क्या करना है, ग्रुप के ऊपर कंडीशन लगानी है, तो वो आपकी हैविंग के ऊपर चली जाती है। हैविंग भी कंडीशनल है, वेयर भी कंडीशनल है। हैविंग जो है वो ग्रुप के ऊपर कंडीशन करता है, वेयर रिकॉर्ड्स के ऊपर करता है, ये दोनों का डिफरेंस है। लेकिन जब आप हैविंग में नॉर्मली कोई कंडीशन नहीं यूज कर सकते, क्योंकि आप ग्रुप के हिसाब से, अगर आप ग्रुपिंग के ऊपर कंडीशन करोगे तो आप क्या करोगे, एग्रीगेट फंक्शंस पे आप कंडीशनल अप्लाई कर सकते हो, या तो सम या तो ऑल टाइप का कंडीशन अप्लाई कर, कि ऐसा ग्रुप जिसमें सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर फॉर एग्जांपल आर हैविंग मोर देन 50 मार्क्स, और ऐसा ग्रुप जिसमें ऑल द स्टूडेंट्स आर हैविंग 50 मार्क्स। डायरेक्ट कंपैरिजन, एट्रीब्यूट कंपैरिजन हम नहीं कर सकते हैं ग्रुपिंग में, और मतलब भी नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया, एंड वी हैव सीन वन एग्जांपल ऑन दिस, जैसे ये वाला एग्जांपल है या ये वाला एग्जांपल है, ये डायरेक्ट एट्रीब्यूट कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। तो ये था आज का आपका तीन कॉन्सेप्ट, ग्रुप बाय, हैविंग और एग्रीगेट फंक्शंस। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मेरे दिल के ऊपर लोड कम है, कल मैं आपको, हमने रिलेशनल अलजेब्रा में जो जो क्वेरीज पढ़ी है उसको मैं एसक्यूएल में करना सिखाऊंगा, जैसे एटलीस्ट 2 वाला, एटमोस्ट 3 वाला, ये हम एसक्यूएल में कैसे लिखते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू।